तो शुरू करते हैं बेटा आज की क्लास। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग यूनिट बेटा प्रोबेबिलिटी। लास्ट 5 इयर्स का एवरेज अगर देखा जाए तो ये यूनिट 5 to 6 मार्क्स के अराउंड आपकी पूछी जाती है जैम के एग्जाम के अंदर। सो वन ऑफ द ईजीएस्ट यूनिट जहाँ पे हम इजीली क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। व्हाट वी विल ट्राई टू डू कि हम यहाँ पे मार्क्स लूज ना करें, कि जितना मार्क्स मैक्सिमम हम इसमें स्कोर करना चाहें हम वो स्कोर करने की कोशिश करेंगे। आप इसको ऐसे देखो कि ये आपके जैम का 5 to 6% का वेटेज है अगर उस हिसाब से देखा जाए। और अगर देखा जाए कि मान लो कि हमारे 55 मार्क्स अगर मैं स्कोर करता हूं तो उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 10% हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो प्रोबेबिलिटी कर सकता है। सो वन ऑफ द इजीएस्ट यूनिट जहां पे इजी है स्कोर करना, तो अपने इसको लूज नहीं करना चाहेंगे मार्क्स को। वी विल डू प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस जहां पे हम आसानी से क्या कर सके, हर तरह का क्वेश्चन हैंडल कर चुके हों। उसमें जैम के पास क्वेश्चंस भी होंगे, उसमें आपके बहुत सारे बुक्स के क्वेश्चन भी होंगे। व्हाट आई ट्राई टू डू व्हेन आई टीच कि मैं आपको पेन ना लेना पड़े बुक्स इकट्ठा करने का। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स जो भी आपका सिलेबस को एड्रेस करती हैं वहां से जितने क्वेश्चंस मिल सकते हैं वो सब आपको डीपीपी असाइनमेंट्स जैम आर्काइव के फॉर्म में मिलते रहेंगे। सो जस्ट कीप ऑन डूइंग द असाइनमेंट्स दैट आई विल बी गिविंग यू, और जो हमारे यूनिट वाइज टेस्ट होंगे, ताकि आपको कहीं क्वेश्चन ढूंढने ना जाना पड़े। अपने क्लास में फोकस करेंगे कि हम कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े, और क्वेश्चंस की जिम्मेदारी मेरी है कि मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन देता चला जाऊंगा। ठीक है, सबने प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी स्कूल के अंदर, डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा ऊपर तक लेके जाएंगे अपने लेवल को। ठीक है, इट विल टेक अराउंड 4 to 5 लेक्चर्स जहां पे मैं प्रोबेबिलिटी को खत्म करने में, यूनिट खत्म करने में मुझे लगेगी। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द हिस्ट्री ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये आपके काम की नहीं है बट सिर्फ नॉलेज के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर एक ही डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की पूछी गई है जो एड्रेस करते हैं, बट आई विल कवर 3 डेफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी जहां से वो बनते आए हैं, जस्ट टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग कि हम कहां से प्रोबेबिलिटी का ओरिजिन हुआ। इट विल टेक हार्डली 10 to 15 मिनट्स, देयर इज नो हार्म इन स्टडिंग। तो सबसे पहले बेटा गैलीलियो ने प्रोबेबिलिटी के लिए सबसे पहला काम अगर हम बोल सकते हैं जिसने अटेम्प्ट करा, नॉट एग्जैक्टली ये कुछ फॉर्मुलेट तो नहीं कर पाया था, बट गैलीलियो मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि एक मैथमेटिकल मेजर वो क्रिएट कर पाए, बट ही फेल्ड इन हिज अटेम्प्ट। एंड लेटर ऑन हुआ क्या, 2 फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, आपने इनके नाम डेफिनेटली सुने होंगे, एक पास्कल और दूसरा फर्मेट। वन इज बी पास्कल एंड सेकंड इज बी पी फर्मेट। इन दोनों ने क्या करा, एक मैथमेटिकल मेजर निकालने की कोशिश करी और ये सक्सेसफुल भी हुए। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी का जो ओरिजिन हुआ है वो गैम्बलिंग से हुआ है, ये बात हम सब जानते होंगे शायद। गैम्बलिंग, जब हम भी प्रोबेबिलिटी स्कूल में पढ़ाई जाती थी हमको, तो टॉसिंग ऑफ कॉइन, रोलिंग ऑफ डाइस, या फिर पैक ऑफ कार्ड में से हम कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, सारे एग्जांपल्स वहीं से आते थे। उसका कारण है कि प्रोबेबिलिटी का जो ओरिजिन हुआ वो गैम्बलिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हुआ, कि गैम्बलिंग में अगर मुझे किसी सिनेरियो को मॉडल करना था तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी का मेनली ओरिजिन हुआ। तो पास्कल और फर्मेट का एक फ्रेंड था जो गैम्बलिंग करता था और वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता था जिसको हम बोलते थे प्रॉब्लम ऑफ पॉइंट्स। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन से मेनली पास्कल एंड फर्मेट ने इसको फॉर्मुलेट करने की कोशिश करी थी। गेम क्या था, जो गेम वो खेल रहे थे, दैट वाज गेम ऑफ चांसेस। कोई मुझे अनम्यूट करके बताया कि गेम ऑफ चांसेस क्या होता है? किसी को पता हो गेम ऑफ चांसेस के बारे में? किसी का कोई आंसर? कुछ भी आपके दिमाग में आता हो गेम ऑफ चांसेस सुन के? जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम बेसिकली गेम ऑफ चांसेस में बता देता हूं आपको। आपने रूले सुना है किसी ने? कसीनो का आपने कभी किसी मूवी में देखा हो, जो गोल गोल घूम रहा होता है ऐसे करके, इसमें नंबर्स पड़े होते हैं, यहाँ पे किसी रूले देखा हो? वो एक गेम ऑफ चांस है, वो भी एक गेम ऑफ चांस है। रोलिंग ऑफ डाइस इज अ गेम ऑफ चांस। तो गेम ऑफ चांस खेल रहे थे, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि वो रोलिंग ऑफ डाइस कर रहे थे। क्या कर रहे थे, दोनों प्लेयर्स का टास्क ये था कि दोनों अपने अपने नंबर्स को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, दोनों अपने नंबर्स को रिकॉर्ड करेंगे और ऐड करते चले जाएंगे, कि मैं अगर एक प्लेयर हूं तो मैं अपनी डाइस को रोल करूंगा, अपना स्कोर रिकॉर्ड करूंगा। ये कोई और प्लेयर है बी, सपोज, ये रोल करेगा, अपने नंबर को रिकॉर्ड करेगा। और गेम ये थी, सपोज फॉर एग्जाम्पल, कि दोनों में से जिसका पहले टोटल 100 या 100 को क्रॉस कर जाएगा वो वाली बेट जीत जाएगा। जिसका टोटल जीत जाए 100 या 100 को क्रॉस कर जाएगा, ये नंबर कुछ भी हो सकता था। तो इसका तो सोल्यूशन था उस गैम्बलर के पास भी, क्योंकि भाई बहुत इजी है, जो पहले स्कोर कर गया वो बेट जीत जाएगा।
उसने प्रॉब्लम क्या फेस करी कि अगर हम गेम को बीच में बंद कर देते हैं, अगर हम 100 तक नहीं पहुंच पाए और हमने बीच में गेम को क्या करा, बंद कर दिया, तो उस केस में हम अपना विनिंग शेयर किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी मैं ए हूं, मेरा टोटल 40 बन चुका है और इसका टोटल सपोज अभी तक का 50 है। 100 में हम में से कोई नहीं पहुंचा। अब 100 नहीं पहुंचना पा रहे हैं और हम गेम को खत्म भी करना चाहते हैं, तो आज हम शेयर किस बेसिस पे डिसाइड करें, ये मेन प्रॉब्लम थी जो उस गैम्बलर ने रखी थी पास्कल और फर्मेट के सामने, जिन्होंने बहुत ज्यादा टाइम लेके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला था। बट अगेन वो कोई डेफिनेशन नहीं दे पाए थे प्रोबेबिलिटी की, वहां से भी कोई डेफिनेशन उनको नहीं मिल पाई थी कि एक मैथमेटिकल डेफिनेशन मैं आपको दे पाऊं, तो उसमें ये भी फेल हो गए थे। उसके बाद बहुत सारे मैथमेटिशियंस हैं जिनका आपने नाम सुना होगा, चेबिशेव हुआ आपका, या कोलमोग्रोव हुआ, ये नाम आपने डेफिनेटली सुने होंगे जब आप पढ़ते हैं। तो इन लोगों ने भी बहुत सारी स्टडी करी और सबसे पहली जो डेफिनेशन निकल के आई दैट वाज गिवन बाय जेम्स बर्नौली। बर्नौली सबने सुना हुआ है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन आपने कभी पढ़ा हो शायद, या बाइनोमियल पढ़ा हो। तो सबसे पहली डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी वाज गिवन बाय जेम्स बर्नौली। और तो तीन डेफिनेशंस का मैं जो डिस्कशन कर रहा था, और उसमें से सबसे पहली डेफिनेशन इज क्लासिकल डेफिनेशन जो जेम्स बर्नौली ने दी थी। सेकंड हम जो पढ़ेंगे डेफिनेशन दैट इज एम्पिरिकल डेफिनेशन। और थर्ड जो हम पढ़ेंगे जहां से हमारा सिलेबस एक्चुअली शुरू होगा दैट इज एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। हमें मेनली आज की क्लास का टास्क है इन तीनों की डेफिनेशंस को समझना, और कुछ एक आधे प्रॉपर्टीज को हम कवर कर पाएंगे जहां तक हमारा आज की क्लास का टास्क रहने वाला है। सो आई थिंक थ्योरी आपकी क्लियर हो गई होगी यहां से। एंड बिफोर आई स्टार्ट विद एनी ऑफ द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, आई विल इंट्रोड्यूस सम बेसिक टर्म्स। सो पहली हेडिंग डाल लेना अपने कॉपी के अंदर, बेसिक टर्मिनोलॉजी। आपके नोट्स में आप यहां से लिखना शुरू करोगे। बेसिक टर्मिनोलॉजी कि अगर मैं कुछ टर्म्स बार बार यूज कर रहा हूं तो उसका मीनिंग आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। जैसे हम जब भी प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो ये दो वर्ड्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं कि हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, आउटकम्स आ रहे हैं, ये दो वर्ड्स आप बहुत ज्यादा सुनते हो। सो व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट? कोई अनम्यूट करके एक्सप्लेन करना चाहे कि आपके हिसाब से एक्सपेरिमेंट क्या है? बोलो बेटा, अनम्यूट करो। परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी जिसके एक परफॉर्मिंग एन सेट ऑफ एक्टिविटी, आउटकम्स होता है। बिल्कुल। हम कभी भी जब प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो पहला टास्क, फर्स्ट थिंग दैट वी डू, वी कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट, है ना। दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप। और जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, दैट एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स इन वेरियस आउटकम्स, तो उसके जो रिजल्ट्स निकल के आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आउटकम बोलते हैं। ये दो वर्ड्स के बीच में आपका डिफरेंस एकदम क्लियर होना चाहिए, बिकॉज मैं एक्सपेरिमेंट पे फोकस नहीं करूंगा इतना। द टर्म दैट वी यूज when we study probability is random experiment. So experiment can be any trial, anything that we are doing, that is an experiment. But when we are studying probability, we focus on term random experiment. Can you explain me what is random experiment? For an experiment whose outcomes are totally unknown to us. Whose outcomes are totally unknown to us. चलो मैं आपकी बात को लिख रहा हूं। एक तरह से आप ये बोल रहे हो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम्स अननोन है। कोई और कुछ ऐड करना चाहे या सब्ट्रैक्ट करना चाहे इसमें से? सर आउटकम्स हम लोगों को पहले से पता होते हैं पर उनका ये तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। आपका कहने का मतलब है नोन आउटकम्स, आपने ये आंसर दिया ना। इन दोनों में तो कॉन्ट्रडिक्शन है। खैर सर ठीक पॉसिबल है, आउटकम्स नोन होते हैं। पॉसिबल आउटकम्स नोन होते हैं। पॉसिबल नोन आउटकम्स आप ये बोलना चाह रहे हो, ठीक है। पहले अंकित ने आंसर दिया था, आई थिंक अननोन आउटकम्स वाला। अंकित ने दिया था, पारस ने दिया था? Yes, sir. मैंने ठीक है, चलो। बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट ना, यूजुअली अगर हम इंग्लिश सेंस में इस वर्ड को पढ़ेंगे तो बहुत ही गलत मीनिंग निकल के आएगा। इंग्लिश सेंस में अगर इस वर्ड को पढ़ते हैं दैट सिंपली मींस कि रैंडमली आई हैव डन समथिंग, दैट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। कि मैंने कुछ भी मनाया, मैंने उठा के रैंडमली कर दिया, तो उस एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलने लग जाए तो इंग्लिश में तो वो बात चल सकती है, बट मैथमेटिकली स्टैटिस्टिकली दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर किसी को बनना है तो उसको तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना पड़ता है, जिसमें से एक प्रॉपर्टी तो यही है कि उसके पॉसिबल आउटकम्स नोन होते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी लिखना कि फर्स्ट कंडीशन दैट एन एक्सपेरिमेंट हैज टू सैटिस्फाई, ताकि वो क्या कहला सके, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कहला सके। तो उसके लिए पहली कंडीशन लिखना, ऑल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट कंडीशन लिखना, ऑल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर नोन इन एडवांस
all outcomes of the experiment are known in advance. कहने का मतलब अगर आप कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कॉइन टॉस करते हो, तो आपको पता है आप दो ही चीजें उसमें ऑब्जर्व कर सकते हो, आइदर इट विल आइदर यू विल एंड अप गेटिंग एन हेड और यू विल गेट अ टेल। इसके अलावा आपको कोई और आउटकम ऑब्जर्व नहीं करोगे, तो ये आपको पहले से पता है। आप किसी डाइस को रोल करोगे तो आपको पता है इन 6 में से ही कोई नंबर आने वाला है। जब भी मैं डाइस को क्या करूंगा, रोल करूंगा, आई विल नॉट सी एनी केस कि इसके बाहर कोई सिनेरियो मेरे को डाई के ऊपर देखने को मिल जाए। तो दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन लिखना, एनी परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, सेकंड केस, any performance of the experiment results in an outcome, any performance of the experiment results in an outcome that is not known in advance, not को कैपिटल में लिख लेना, that is not known in advance। इसका क्या मीनिंग है, तो एक्सप्लेन करना चाहे तो। टेल आएगा, अननोन। तो हम पहली दो स्टेटमेंट से क्या ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बिफोर परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट आई एम अवेयर ऑफ ऑल द पॉसिबल सिनेरियोज दैट आई माइट गेट, कि either I will get a head or I will get a tail, but when I will be performing that particular experiment, कि जब मैं कोई पर्टिकुलर ट्रायल करने जाऊंगा उस टाइम पे जो रिजल्ट मैं ऑब्जर्व करूंगा वो हेड होगा या टेल होगा, वो मुझे एडवांस में नहीं पता होगा। क्लियर है, ये दो चीजें समझ में आती हैं। थर्ड पॉइंट और लिख लेना, द एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड, the experiment can be repeated indefinitely, the experiment can be repeated indefinitely under identical conditions, the experiment can be repeated indefinitely under identical conditions। ये नहीं है कि एक ही बार हम कॉइन टॉस करेंगे, हम कितनी बार भी उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को सेम कंडीशंस में क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। सेम कंडीशंस में परफॉर्म करने का मेरा मतलब क्या है कि अगर आपने पहली बार जब कॉइन को टॉस करा, जब दोबारा आप उस पर्टिकुलर कॉइन को कितनी बार भी टॉस कर सकते हो, यानी द चांसेस ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल आर नॉट गोइंग टू चेंज एज आई कीप ऑन परफॉर्मिंग दैट एक्सपेरिमेंट। सेम कंडीशंस में उस एक्सपेरिमेंट को क्या करा जा सकता है, इनडेफिनेटली टाइम रिपीट करा जा सकता है। सो आई होप कोई आपसे पूछे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके सारे आउटकम्स जो पॉसिबल है वो पहले से मुझे पता होते हैं, बट जब मैं पर्टिकुलरली उसको परफॉर्म करूंगा तो आई विल बी गेटिंग विच आउटकम वो पहले से मुझे पता नहीं होगा। एंड तीसरा कि उस एक्सपेरिमेंट को कितनी बार भी क्या करा जा सकता है, रिपीट करा जा सकता है। क्लियर है बेटा, कोई वर्ड यहां तक, कोई किसी भी वर्ड में आपको दिक्कत हो तो मुझे अनम्यूट करके पूछना। सो बाय दिस टाइम हमें एक्सपेरिमेंट वर्ड क्लियर हो गया क्या है, और ये भी क्लियर हो गया नॉट एवरी एक्सपेरिमेंट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, नॉट एवरी एक्सपेरिमेंट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, एंड व्हेन वी आर डीलिंग विद प्रोबेबिलिटीज वी विल मेजरली बी डीलिंग विद रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। कोई डाउट यहां तक कैसा भी, और डाउट नहीं है तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी में नेक्स्ट टर्म लिख लेना, इवेंट्स, और डिस्कशन करते चलते हैं। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप एग्जैक्टली सबके करेक्ट आंसर दोगे, बट आप मुझे बताने की कोशिश करो कि आपके हिसाब से इवेंट्स क्या होते हैं, कोई भी अनम्यूट करके। सर आई हैड अ डाउट। बोलो। सर वो रैंडम एक्सपेरिमेंट में अभी आपने बोला कि जो भी प्रोबेबिलिटी की सम्स विल डू नाउ सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर क्लासिफाई नहीं होंगे, मतलब यस, देयर विल बी सिनेरियोज जहां पे रैंडम एक्सपेरिमेंट शायद ना आए। अभी आप देखोगे जब मैं तीनों डेफिनेशंस कवर करूंगा ना आपकी, तब आपको और क्लियर आइडिया मिल जाएगा इस बात का कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, अभी तो मैं जानबूझ के टर्म्स को पहले इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, बिकॉज व्हेन आई विल बी गोइंग थ्रू द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी कॉल्ड क्लासिकल डेफिनेशन, वहां पे स्टार्टिंग ही रैंडम एक्सपेरिमेंट वर्ड्स है। सो जितनी भी टर्म्स में डेफिनेशन में यूज करूंगा आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दोज टर्म्स, ताकि जब मैं डेफिनेशन में जाऊं तो मेरा सारा काम खत्म हो चुका हो वहां तक जाते जाते। ठीक है, चलो, इवेंट्स क्या होते हैं।
कुछ भी आपके दिमाग में आता हो इवेंट्स को लेके, एनीथिंग, So any set of possible outcome. एनी सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बोल सकते हैं, या फिर सिंपली बोलें, लिख लेना इसके अंदर, एन आउटकम और कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स, एक सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है उसके अंदर, तो लिखना एन आउटकम और कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स आर टर्म्ड एज इवेंट्स। एन आउटकम और कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स आर टर्म्ड एज इवेंट्स। तो हम दो तरह से इवेंट्स को क्लासिफाई करते हैं, आइदर इट विल बी सिंपल इवेंट और इट विल बी कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड वर्ड भी यूज करते हैं, कंपोजिट वर्ड भी यूज करते हैं। सिंपल इवेंट का मतलब है जहां पे एक सिंगल आउटकम है। अगर आप एक सिंगल आउटकम को बोलना चाहो तो उसे आप सिंपल इवेंट भी बोल सकते हो, और जहां पे देयर आर मोर देन वन आउटकम्स, जहां पे देयर आर मोर देन वन आउटकम्स, उसको आप कंपाउंड इवेंट भी बोल सकते हो या कंपोजिट इवेंट भी बोल सकते हो। नेक्स्ट हेडिंग डाल देना, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये क्या होते हैं? ये तो सारी टर्म्स आपने ना सब आपके 11th की बुक्स में होती है, पर अपना डिटेल में अपने जाते नहीं जब हम पढ़ रहे होते हैं उनको। तो अब यहाँ मीनिंग समझना जरूरी है, बिकॉज डेफिनेशंस को समझना जरूरी है। तो डेफिनेशन में वर्ड्स यूज होंगे, अगर वर्ड्स का मीनिंग क्लियर है तो डेफिनेशन समझने में सेकंड्स का काम टाइम लगेगा अपने को। तो क्या होते हैं आपके हिसाब से एग्जॉस्टिव इवेंट्स? अनम्यूट करो, कोई बताओ। Sir, total number of outcomes. अच्छा, तो अगर मैं आपसे बोलूं ऐसा, अभी हालांकि मैंने वो टर्म Sir, इंट्रोड्यूस नहीं करी total है, number of events बोल सकते हैं उसको. Total number of टोटल नंबर ऑफ cases. इवेंट, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल आप देना चाहो। सर जैसे सर डाई, अगर एक थ्रोइंग ऑफ अ डाई वाला केस हो जाता है तो सर हाँ उसमें 6 पॉसिबल आउटकम्स का केस होता है. बिल्कुल, तो ये सर मेरे 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है। हाँ, तो सर एग्जॉस्टिव के नंबर ऑफ केसेस हो जाएंगे 6. यस, एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस, अगर मैं सबको सिंपल आउटकम मानता हूं तो, है ना, अगर मैं सबको सिंपल इवेंट मानता हूं तो एग्जॉस्टिव इवेंट का सीधा सा मतलब क्या है कि अगर आपके पास ये सारे पॉसिबल आउटकम्स थे, आपने एक इवेंट ए डिफाइन करा कि डाइस के ऊपर 1 आएगा, एक इवेंट बी डिफाइन करा कि डाइस के ऊपर 2, 3 या 4 आएगा, और एक इवेंट आपने सी डिफाइन करा कि डाइस के ऊपर 5 या 6 आएगा। कैन आई से कि दीज 3 इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स? कैन आई से दिस? बोल सकते हैं ना। तो कहने का मतलब क्या, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या है? जिनका यूनियन करने से, जितने भी वो इवेंट्स हो, अगर मैं सिंगल सिंगल के बनाता तो मेरे पास 6 इवेंट बनते, जिनका यूनियन करने से आई विल गेट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, जिनका यूनियन करने से मुझे क्या मिल जाए, सारे पॉसिबल आउटकम्स अगर मिल जाते हैं, उन इवेंट्स को क्या कहा जाएगा? दोज आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो लिख लेना, दीज आर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एग्जॉस्टिव किसको बोल रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एंड द नेक्स्ट हेडिंग डाल देना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये क्या होते हैं? So any two events that cannot occur at the same time. एग्जैक्टली, इफ द हैपनिंग ऑफ वन मेक श्योर कि दूसरा तो पक्का ही नहीं हो सकता है। मतलब इनको ऐसा बोला जाता है, दीज आर इनकम्पैटिबल इवेंट्स, ऐसा भी बोला जाता है, दीज आर इनकम्पैटिबल इवेंट्स, कि अगर ए और बी दो इवेंट्स हैं और ए अकर हो गया तो डेफिनेट है बी अकर नहीं होगा, कोई चांस ही नहीं कि बी क्या हो जाए, आपका अकर हो जाए। अगर सेट थ्योरी की भाषा में बोलें तो ऐसे दो इवेंट्स जिनका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, फिर जिनका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, अपना फाई आना चाहिए, उनको क्या कहा जाएगा? दोज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो लिख लेना, द इवेंट्स विच कैन नॉट अकर टुगेदर, the events which cannot occur together or are incompatible, the events which cannot occur together or are incompatible are known as mutually exclusive events.
and if I go and draw a Venn diagram of these type of events, then this is how we will see the Venn diagram. कि यहाँ पे A and B are example of mutually exclusive events. तो यहीं से निकल जाती है एक और टर्म, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. अब तो आई थिंक आप आंसर कर पाओ. अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर देता हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए बताना. बेसिकली मैंने इन दोनों टर्म्स को कंबाइन नहीं करा है. मैंने एग्जॉस्टिव अलग समझाया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अलग समझाया, और मैं यहां पे ऐसे इवेंट्स की बात कर रहा हूं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, साथ साथ एग्जॉस्टिव भी हैं. तो कैसे आप इन्हें आइडेंटिफाई करोगे, इनमें क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? Intersection is 0 and union is 1. 1 तो नहीं बोलेंगे अभी हम, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी को भी हमने इंट्रोड्यूस नहीं करा. इसको आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर हम इनको वेन डायग्राम पे देखें तो कुछ इस तरीके का वेन डायग्राम बन सकता है ना बेटा. ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया. तो क्या ए बी सी में कुछ भी कॉमन है? क्या ए अकर हुआ तो बी अकर हो सकता है साथ में, सी अकर हो सकता है? बोले नहीं हो सकता है. बी हुआ तो ए और सी नहीं हो सकते, सी हुआ तो ए और बी नहीं हो सकते. यानी डेफिनेटली दीज 3 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव and they are exhaustive because when I draw the Venn diagram I am able to cover the full area. I am able to cover the full area. कि अगर मैं इन तीनों का यूनियन निकाल देता हूं तो I will be able to get the set of all the possible outcomes. I will be able to get set of all the possible outcomes. ठीक है. तो क्या हेड एंड टेल इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट? बोलो. यस है ना. डाइस पे इवन नंबर ऑड नंबर इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. बोलो. तो डाइस पे अगर ए होता है 1 3 5 और बी होता है मेरा 2 4 6, तो आई कैन सी इनका इंटरसेक्शन हैज नथिंग इन कॉमन, एंड इफ आई कंबाइन दीज टू और इनका यूनियन निकालूं तो आई विल बी एबल टू गेट अ सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स जो उस रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने पे मुझे मिलते हैं. सिमिलरली अगर मैं बोलूं ए एक इवेंट है सपोज 1 3 5 और बी एक इवेंट है से 4 and 6 ओनली, आप इनके बारे में क्या बोलोगे? दे आर ओनली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और दे आर ओनली एग्जॉस्टिव? They are only mutually exclusive. They are only mutually exclusive because if I find the intersection of these two events I am getting 5, but if I combine these two events I am not getting the set of all the possible outcomes. So I hope mutually exclusive, एग्जॉस्टिव, ये दोनों टर्म्स क्लियर हैं. दोनों साथ यूज कर रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या है वो भी क्लियर हो गया होगा. एंड लास्ट टर्म जो मैं अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं दैट इज इक्वली लाइकली इवेंट्स. इक्वली लाइकली इवेंट्स ये क्या होते होंगे? नाम बहुत ही इंट्यूटिव है. हाँ बोलो बेटा बोलो. सॉरी कोई बात नहीं सर. सर नहीं, जिनका आप बोलो. प्रोबेबिलिटी सर हाँ. सर चांस ऑफ एन इवेंट अगर इक्वल हो, मतलब सर जैसे सर अगर एक कॉइन टॉसिंग वाला प्रॉब्लम हो जाता है तो सर उसमें हाँ. हेड और टेल का चांस इक्वल होता है, मतलब हेड आने का और टेल आने का चांस इक्वल गिवन होता है. कॉइन इज अ बैलेंस्ड कॉइन. ये आपको बोलना हमेशा जरूरी है. ठीक है ना. गिवन कॉइन इज अ बैलेंस्ड कॉइन. तो हमारे केस में हेड एंड टेल आने के चांसेस क्या है? इक्वली लाइकली हैं. हेड आने के चांसेस आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम टेल आने के चांसेस. या जब हम डाइस को रोल करते हैं तो हर नंबर के आने के चांसेस क्या है मेरे लिए? इक्वली लाइकली हैं. इफ इसको ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे जो पॉसिबल आउटकम्स हैं अगर उसके किसी भी एक आउटकम के अकर होने के चांसेस आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम द चांसेस ऑफ गेटिंग एनी अदर नंबर, देन द इवेंट्स आर देन दैट इवेंट इज कॉल्ड एज इक्वली लाइकली इवेंट. क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है. सो now I'm going to introduce the first definition of probability. Given I have now the idea of the terms that I will be using in the first definition, so I'm डाल लेना heading first definition या फिर classical definition of probability. Classical definition of probability. और लिखना इसके अंदर if a random experiment results in
if a random experiment results in n exhaustive, if a random experiment results in n exhaustive, comma mutually exclusive, exhaustive, comma mutually exclusive and equally likely outcomes, n exhaustive, mutually exclusive and equally likely outcomes, comma out of which m are favorable, comma के बाद लिखना comma out of which m are favorable to the occurrence of an event capital A, out of which m are favorable to the occurrence of an event capital A, comma then the probability p is given by, then the probability p, या तो मैं स्मॉल p से डिनोट करूं या फिर ये नोटेशन यूज करूं कि स्मॉल p या फिर p ऑफ a इज गिवन बाय नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस, टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस, और या फिर इसको बोलें तो p ऑफ a इज नथिंग बट m बाय n। जो आप एज अ लेमैन हमेशा प्रोबेबिलिटी का किसी से भी आप फॉर्मूला पूछोगे वो आपको यही फॉर्मूला बताएंगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आप किसी भी आदमी से पूछते हो यही फॉर्मूला आपको सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का सुनने में आता है, बट दिस ओनली कवर्स द क्लासिकल डेफिनेशन। दिस फॉर्मूला इज ओनली क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड दिस फॉर्मूला हैज इट्स ओन लिमिटेशन। देयर आर मेनी लिमिटेशंस जो हम इस फॉर्मूले में देखेंगे बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में सबसे पहला वर्ड का यूज करा कि अगर हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसके अंदर there are n exhaustive, mutually exclusive and equally likely outcome, can anyone explain कि इसका मीनिंग क्या है तीन वर्ड्स का एक साथ? सबसे पहले n क्या बता रहा होगा आपको, तो समझ में आ गया टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस, कि यानी जो रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहा हूं वहां पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर n एंड दोज आउटकम्स आर एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है कि अगर उन n आउटकम्स को मैं कंबाइन कर दूं तो आई विल बी गेटिंग अ सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। सेकंड, दोज n आउटकम्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी अगर उनमें से एक भी आउटकम अकर हो गया सो दैट विल मेक श्योर कि कोई दूसरा बचे हुए n-1 में से कोई भी आउटकम अकर ना हो। एंड तीसरा, इक्वली लाइकली, यानी हर आउटकम के आने के चांसेस आर एग्जैक्टली सेम। ये मैं मान के चल रहा हूं अगर ये तीनों कंडीशन मीट हो जाती हैं सिर्फ उस केस में प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला बन सकता है। अब आप सोचो कि रियल लाइफ में ये तीनों कंडीशंस हमेशा मीट होती होंगी। कोई अगर इसको कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहे, कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में आता है कि सर नहीं ये हमेशा तो हो नहीं सकता है, तो मुझे कोई एग्जाम्पल आप देने की कोशिश करो। किसी के दिमाग में कोई भी आंसर आता हो? सर अगर कॉइन बैलेंस नहीं है तो फिर वो इक्वली लाइकली नहीं होगा। इक्वली लाइकली नहीं होगा, करेक्ट है। तो ये फिर ये हमारी जो डेफिनेशन है फेल हो जाएगी। या फिर ऐसा बोलूं, आप एग्जाम की तैयारी करते हो, बीट एनी रैंडम एग्जाम, आप जब एग्जाम की तैयारी करते हो कैन यू से दिस थिंग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द एग्जाम एंड फेलिंग द एग्जाम आर एग्जैक्टली सेम? क्या आप हमेशा 50-50 मानोगे अपने पास होने की और फेल होने की प्रोबेबिलिटी को? आंसर दो मुझे। No, सर। कभी नहीं बोल सकते। यानी ये डेफिनेशन में कमी क्या थी कि सबसे पहली बात, अगर मैंने किसी ऐसे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करा जहां 100 केसेस बनते हैं तो ये डेफिनेशन हमेशा क्या मान के चलेगी, सबके सब क्या है, सबके बराबर चांसेस है होने के, सबके होने के चांसेस क्या है, बराबर है, विच इज नॉट ट्रू इन रियल लाइफ इन ऑल दी सिनेरियोज। तो अगर ऐसे सिनेरियोज आते हैं मेरे सामने जहां ये तीनों कंडीशंस मीट हो जाती हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट के सारे जो आउटकम्स है वो एग्जॉस्टिव हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और साथ साथ इक्वली लाइकली हैं, वहां तो ये डेफिनेशन एकदम एक्यूरेटली क्या करेगी, काम करेगी। बट अंडर दी केसेस जहां ये तीनों कंडीशन में से एक भी फेल हो जाती है, दिस डेफिनेशन विल नॉट वर्क। सो नेक्स्ट हेडिंग डालें, लिमिटेशन ऑफ द क्लासिकल डेफिनेशन। इसका एक नाम और होता है, मैं लिखवाना भूल गया, इसको बोलते हैं अप्रायरी डेफिनेशन।
वो भी लिख लेना अपने नॉलेज के लिए खाली। और नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना लिमिटेशन। और फर्स्ट लिमिटेशन लिखना, इफ द वेरियस आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट लिमिटेशन लिखना, if the various outcomes of the random experiment are not equally likely, if the various outcomes of the random experiment are not equally likely, then this definition fails to give an accurate measure of probability. Then this definition fails to give an accurate measure of probability. सेकेंड लिमिटेशन लिखना, बेटा अगर ये एग्जॉस्टिव केसेस जो हैं, ये जो एग्जॉस्टिव केसेस हैं ये इनफाइनाइट हो जाएं, अगर एग्जॉस्टिव केसेस इनफाइनाइट हो जाएं तो क्या ये डेफिनेशन होल्ड कर पाएगी? अगर जो नंबर ऑफ केसेस में रैंडम एक्सपेरिमेंट मिल रहे हैं वो इनडेफिनेट हो जाएं तो डेफिनेटली ये प्रोबेबिलिटी कभी भी एक फाइनाइट नंबर आंसर दे नहीं पाएगा मेरे को। क्लियर है क्या बोलना चाह रहे हैं? तो लिख लेना सेकंड लिमिटेशन, इफ द एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ आउटकम्स, इफ द एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट, if the exhaustive number of outcomes of the random experiment is indefinite, then we won't be able to get a finite answer to the probability. Then we won't be able to get a finite answer to the probability. देन थोड़ी और रिसर्च हुई। बेटा यहां तक कोई डाउट है किसी को तो अनम्यूट करके पहले वो पूछ लो, फिर मैं आगे चलूँ। सर आई हैड अ डाउट। बोलो। सर रैंडम एक्सपेरिमेंट का थर्ड डेफिनेशन, थर्ड इसमें हमने बोला कि द एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड इंडेफिनिटली अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर यहाँ पे वी आरंट वी समझे नहीं कॉन्ट्राडिक्टिंग इट? नहीं कॉन्ट्राडिक्ट, मैंने फिर से स्टेटमेंट दोनों पढ़ो बेटा ध्यान से। मैंने क्या बोला कि अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स होंगे वो आउटकम्स तो सारे नोन होंगे ना मुझे पहले से, है ना, पर जो उनका काउंट है वो इनफाइनाइट हो जाए, वहां पे मैंने स्टेटमेंट दिया कि एक्सपेरिमेंट कितनी बार परफॉर्म करा जा रहा है, ठीक है, वो एक अलग स्टेटमेंट है। यहां पे स्टेटमेंट क्या दिया कि रैंडम एक्सपेरिमेंट जब एक ही बार करा जाता है फॉर एग्जांपल, और उसमें जो आउटकम बनते हैं वो आउटकम्स इनफाइनाइट है ना, तो अगर ऐसा हो गया तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्या बनेगा बताना मुझे? इन्फिनिटी बनेगा, ठीक है। वहां पे जो स्टेटमेंट है वो ये है कि उस एक्सपेरिमेंट को इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करा जा सकता है। फॉर एग्जांपल टॉसिंग अ कॉइन, उसको आप इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर सकते हो। रोलिंग अ डाइस, उसको आप इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर सकते हो। बट अगर मान लो डाइस को जब मैं रोल करता हूं, फॉर एग्जांपल एक बार ऐसा मान लेते हैं, उस पे 1 2 3 4 5 6 आने की बजाय इनफाइनाइट नंबर आ सकते होते हैं ना, तो यहां पे मैं उसको करस्पॉन्ड करा रहा हूं। डाउट क्लियर है? देखो यस सर। ठीक है ना, तो वहां पे नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार एक्सपेरिमेंट करा जा रहा है उसको रिलेट कर रहा हूं। यहां पे क्या बोल रहा हूं कि जो मेरे आउटकम्स का सेट बनेगा वही इनफाइनाइट हो जाए, तो फिर ये डेफिनेशन अगेन क्या नहीं कर पाएगी? होल्ड नहीं कर पाएगी। मेक सेंस बेटा? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो यानी स्कूल में जब हमें ये फॉर्मूला पढ़ाया जा रहा था तो इनडायरेक्टली हमसे ये तीन चीजें उम्मीद करी जाती होंगी कि जो हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे वो सारे क्वेश्चंस में इवेंट्स कैसे होंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, एग्जॉस्टिव होंगे, और साथ साथ क्या होंगे? इक्वली लाइकली होंगे, है ना भाई। ये फेमस एग्जांपल है, आपने बहुत सारी बुक्स में पढ़ा होगा कि अगर छत पे पंखा टंगा है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो पंखा गिर जाएगा? क्या आंसर होना चाहिए आपका? 1। पंखा गिर जाएगा 1 आंसर दे रहे बेटा, ऐसा मत करो, मर जाएंगे सब गड़बड़ हो जाएगी। इस डेफिनेशन के हिसाब से 1/2, बट रियल लाइफ सिनेरियो के हिसाब से दैट आंसर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, है ना। हाउ ऑफन डू यू सी कि पंखा गिर गया आपके घर का? कितना ऑफन आपने देखा इस चीज को? मेरे को नहीं लगता आप में से किसी ने भगवान को देखा हो ऐसा कोई सिनेरियो कि पंखा गिर गया आपकी छत पे टंगा हुआ है ना। तो बट अगर हम इस डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो वहां तो इसने क्या करा, इस डेफिनेशन ने हर चीज को इतना सिंपल बना दिया कि भाई जितने केसेस हैं इक्वली बांट दो।
जो कि रियल लाइफ में हमेशा एप्लीकेबल नहीं होते थे, ठीक है। तो आई सेकंड डेफिनेशन लिख लेना। सेकंड डेफिनेशन क्या है? दैट इज कॉल्ड बेटा स्टैटिस्टिकल और एम्पेरिकल डेफिनेशन, एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, सॉरी नेक्स्ट डालना, स्टैटिस्टिकल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिकल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, और यू कैन से फ्रीक्वेंसी अप्रोच, ब्रैकेट में लिख लेना, दिस कॉल्ड फ्रीक्वेंसी अप्रोच। कुछ चीजें जो बड़ी शॉर्ट में बता दे रहा हूं कि जब हम इस अप्रोच के थ्रू प्रोबेबिलिटी निकालने जाते हैं तो पहली चीज लिख लेना, फर्स्ट पॉइंट जो आपका नेसेसरली मीट होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड रिपीटेडली। फर्स्ट कंडीशन जो मीट होनी चाहिए इस डेफिनेशन के लिए, experiment is performed repeatedly under essentially homogeneous and identical conditions. Experiment is performed repeatedly under essentially homogeneous and identical conditions. दिस इज वन ऑफ द मेन कंडीशन जो हमेशा क्या होनी चाहिए, आपकी मीट होनी चाहिए। तो हमने बोला इफ, अब डेफिनेशन में दे रहा हूं कि इफ n trials, if in n trials an event E happens m times, if in n trials an event E happens m times, then the probability of happening of E, then the probability of happening of E is given by this formula. और क्या आप मेरे लिए दोनों डेफिनेशंस में कोई डिफरेंस स्पॉट करके बता पा रहे हो पहले, फिर मैं आगे चलूं, मैं समझाता हूं उसके बाद। सर इसमें सर n टेंस टू इन्फिनिटी, सर ये इनफाइनाइट वाला केस ले सकता है स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। चलो मान गए, एक चीज तो आपकी कवर हो गई, बट एक्चुअली वो वहां भी ले, मतलब अगर आप फिर से समझना है आपको क्या है, ये n इज नॉट योर नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है ना। व्हाट इज n? फिर से डेफिनेशन पढ़ो, इफ n ट्रायल्स, इफ आई एम रिपीटिंग माई ट्रायल्स इनडेफिनिट टाइम्स, ठीक है, तो मेरा प्रोबेबिलिटी का ये आंसर आना चाहिए, मीनिंग ये है। तो इसलिए मैं एक्जैक्टली रिलेट नहीं कर पाऊंगा इसको। अगर मैंने n को ये बोला होता कि एक बार ट्रायल करने पे मैं n आउटकम्स ऑब्जर्व करूंगा और फिर मैं n को इन्फिनिटी पे टेंड करा रहा होता, तो मैं आपकी बात मान जाता। डिफरेंस क्लियर है बेटा? कुछ और सोचो। सर इसमें इक्वली लाइकली का नहीं बोला। इक्वली लाइकली नहीं बोला, चलो मान गए। यहाँ पे एक्चुअली कुछ नहीं बोला, अगर ध्यान से देखो, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो, इक्वली लाइकली हो, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है ना। कोई ऐसी कंडीशन बाउंड नहीं करी गई, बस एक कंडीशन बाउंड करी गई कि उस एक्सपेरिमेंट को यू विल बी रिपीटिंग क्या, इनडेफिनेट टाइम, मतलब बहुत ज्यादा बार उस एक्सपेरिमेंट को अंडर एसेंशियल सेम कंडीशंस आप रिपीट कर पाओगे। इसीलिए मैं इनको कहां टेंड करा रहा हूं, इन्फिनिटी पे टेंड करा रहा हूं। अगर मैं बहुत ही ब्रॉडली बात करूं तो वहां पर इस तरह की प्रोबेबिलिटी थी, है ना भाई, कि अगर ये आपके आउटकम्स हैं, आपने एक बार मान लो ट्रायल करा, सिर्फ आपने कितनी बार ट्रायल करा, एक बार ट्रायल करा, तो आपके पास मान लो इतने आउटकम्स आए, ये आपके फेवरेबल थे। एक तरह से उसी रेशो को अब आप क्या कर रहे हो, उसकी लिमिटिंग रेशो बोलते हैं। आप क्या कर रहे हो, उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हो रेशो की। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है बेटा? ऐसा आपने पढ़ाई तो है ना कि हेड और टेल दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है, ऐसा आपने पढ़ा है ना। सिर्फ आप पर्सनली एग्री करते हो इस बात से? आप में से कोई जो पर्सनली डिसएग्री करता हो, ऐसा होता तो नहीं है हमेशा, या एग्री करते हो आप हमेशा, क्योंकि बुक्स में लिखा हुआ है इस बात को। सर कोई है जो एक डिसएग्री? बार हाँ अगर हम हाँ, बोलो लोग बोलो। कॉइन को टॉस करते हैं 4 बार, हाँ। तो जरूरी नहीं है 2 बार हेड आए और हेड 2 आए बार और टेल 2 बार टेल आए। अगर हमेशा ऐसा होता तो मैं भी एग्री कर जाता इस डेफिनेशन के साथ में, है ना। एक्चुअली क्या हुआ था बताते हैं। जेई कैरिच, इसने बेटा सबसे पहली बार एक्सपेरिमेंट करा था 10 times 1000 टॉसेस। मतलब समझ में आ रहा है आपको क्या है? 1000 बार कॉइन टॉस करा, ठीक है, पहली बार 1000 बार कॉइन टॉस करा। सपोज ने 500, मेरे को एग्जैक्टली नंबर से याद नहीं है, 503 बार हेड आ गया उसके पहले एक्सपेरिमेंट में, सेकंड टाइम में 480 टाइम्स आ गया। ऐसे करते करते उसने 10 वैल्यू ऑब्जर्व करी,
ऐसे करते करते 10 वैल्यू ऑब्जर्व करी और उन 10 वैल्यूज का जब एवरेज निकाला तो वो अप्रोक्सीमेटली 0.5 आ रहा था। 10 वैल्यूज का जब एवरेज निकाला तो वो अप्रोक्सीमेटली क्या आ रहा था, 0.5 आ रहा था। तो वो यही इसी केस से निकाला गया कि ऐसे एक्सपेरिमेंट को आप इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करते जाओ तो आप व्हाट यू विल नोटिस, दिस रेशियो विल कन्वर्ज टू अ फाइनाइट वैल्यू, दिस रेशियो विल कन्वर्ज टू अ फाइनाइट वैल्यू एंड दैट फाइनाइट वैल्यू इज टर्म्ड एज प्रोबेबिलिटी, दैट फाइनाइट वैल्यू इज टर्म्ड एज प्रोबेबिलिटी। And from here only comes the limitation. What if this ratio does not converge to a finite value? भाई आपने तो फॉर्मूला बना दिया बट ये रेशियो अगर किसी फाइनाइट वैल्यू पे नहीं गया तो आप क्या बोलोगे, उस केस में प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है ना, आपको ऐसा बोलना पड़ेगा। तो ये जो आइडिया था ये भी फेल हो गया बिकॉज इस तरह के सिनेरियोज के लिए अगर ऐसा हमने बोला कि प्रोबेबिलिटी हाफ है तो 10 बार टॉस करने पे 5 बार हेड 5 बार टेल आना चाहिए, हमेशा हमेशा ऐसा होना चाहिए था, जो रियल लाइफ में अगेन देखने को नहीं मिला। हाँ, हम पढ़ते आते तो हम बैलेंस कॉइन के हिसाब से हमेशा 0.5 लेके चलते हैं। तो यहां पे लिखना पहली लिमिटेशन इस डेफिनेशन की, फर्स्ट लिमिटेशन लिखना, इफ एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, if an experiment is repeated a large number of times, if an experiment is repeated a large number of times, the experimental conditions may not remain identical and homogeneous. If an experiment is repeated a large number of times, the experimental conditions may not remain identical and homogeneous, may not remain identical and homogeneous. क्या पॉसिबल है ऐसा? मैं आपको बोलूं आपने 1,00,000 बार कॉइन को टॉस करना है, ठीक है, और हमेशा जब जब आप टॉस करो तो कंडीशन एग्जैक्टली सेम हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है आपका कॉइन गिर गिर के एक साइड क्या हो जाए, बायस्ड हो जाए, हो सकता है ना भाई। आपने जब स्टार्टिंग करा था तो क्या था, आपका बैलेंस कॉइन था। या जब भी आप स्पिन करते हो कॉइन को, जितनी बार आप ऊपर उछालते हो, विल यू बी एबल टू मेक श्योर कि वो एग्जैक्टली उतनी ही रोटेशंस लेके नीचे गिर जाए। भाई जब मैंने पहली बार उछाला, सिक्का हवा में घूमता घूमता ऊपर गया फिर नीचे आया, तो हर बार विल यू बी एबल टू मेक श्योर कि उसी जितनी बार वो घूम रहा है हर बार उतना ही घुमा पाओ उसे। ये तो हमारे लिए फिजिकली पॉसिबल नहीं था। तो उस केस में ये डेफिनेशन क्या हो गई, फेल हो गई। हमने क्या बोला, ये तो नेसेसरी कंडीशन है कि अगर ये कंडीशन मीट नहीं हुई तो डेफिनेशन का काम ही कोई नहीं है। एंड सेकेंड लिमिटेशन लिखना, द लिमिट may not attain a unique value, the limit may not attain a unique value or a finite value however large n may be, however large n may be। ठीक है बेटा, तो ये दो डेफिनेशंस जैम के सिलेबस में नहीं है, बट हाँ जो आइडिया मैं डेवलप कराने जा रहा हूँ एक्समेटिक प्रोबेबिलिटी का, वो इन दोनों से बनता हुआ आता है। एंड व्हाट वी विल नोटिस, जो डेफिनेशन हम फाइनली यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी की, ये दोनों ही डेफिनेशंस, ये वाली भी और ऊपर वाली भी, बोथ आर स्पेशल केसेस ऑफ दैट डेफिनेशन जो हम यूज करेंगे, एंड दैट इज मोर रिगरस डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, दैट इज मोर रिगरस डेफिनेशन। बट बिफोर कमिंग टू दैट डेफिनेशन, देयर इज अ प्रीरिक्विजिट दैट वी ऑल शुड नो, क्योंकि अगेन ये वहां पे यूज होगा, एंड दैट प्रीक्विजिट इज सिग्मा फील्ड और सिग्मा एल्जेब्रा। सिग्मा फील्ड और सिग्मा एल्जेब्रा। किसी ने पहले पढ़ा है सिग्मा फील्ड? आई थिंक आपने कॉलेज में किसी ने पढ़ा होगा। कोई अपना कुछ आइडिया देना चाहे सिग्मा फील्ड के बारे में, देन आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। मतलब मैं तो डेफिनेशन दूंगा पहले, फिर एक्सप्लेन करूंगा आपको। किसी का कोई इनपुट हो इसके बारे में तो? The all possible combination of outcome. ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है बेटा। All sir, all possible combination of outcomes या फिर जो इवेंट पॉसिबल है, मतलब उन सभी का कॉम्बिनेशन। अभी ना थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा, दिस इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी सिग्मा फील्ड का ना, आपको ऐसे समझना है पहले। एक ना मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्योर मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है जो प्रोबेबिलिटी में यूज हो रहा है। तो
ये एप्लीकेशन के वक्त तो शायद आपका काम एक बार चल जाए इससे, बट अगर मैं डेफिनेशन दूंगा तो इसको नहीं बोल सकता हूं मैं डेफिनेशन। सो लिखना इसके अंदर, लेट डेफिनेशन लिखना, लेट कैपिटल एक्स बी अ सेट, let capital X be a set having subsets A1, A2, so on, having subsets A1, A2, A3, so on. These could be finite, these could be infinite. I have no idea about it. ठीक है, so for the time being I have assumed कि these are infinite subsets, कि इस सेट के there are infinite subsets है, but ये finite पे भी applicable होगी definition. ठीक है, full stop. Let us define a new set capital F. Let us define a new set capital F such that, let us define a new set capital F such that F contains, A1, A2, so on. ये जो सबसेट्स है वो F के अंदर कंटेन्ड है, such that F contains A1, A2, so on, जो भी ये कलेक्शन ऑफ सबसेट्स है, and it also satisfies some conditions, and it also satisfies the following conditions, not some condition, and it also satisfies the following conditions, then we say that F is a sigma field, then we say that F is a sigma field of subsets of X. Then we say F is a sigma field of subsets of X. Now what are the conditions? पहली कंडीशन लिखना, phi belongs to F. पहली कंडीशन क्या है कि phi should always belong to X. बेटा ये अपने समझते हैं ना कि हर सेट का phi तो सबसेट होता ही है, हर सेट का सबसेट phi होता ही है, तो इन सबसेट्स में डेफिनेटली phi तो होगा ही होगा, तभी वो, क्योंकि ये सारे सबसेट्स कहां पे कंटेन्ड है, F के अंदर कंटेन्ड है, तो phi तो डेफिनेटली इनमें से कोई एक एलिमेंट होगा ही होगा इन सबसेट्स के कलेक्शन में. सेकंड, if A belongs to F, then A bar belongs to F. कि अगर कोई ऐसा आपने सबसेट लिया जो इसके अंदर बिलोंग करता है, तो उस सबसेट का कॉम्प्लीमेंट भी F के अंदर डेफिनेटली होगा ही होगा. एंड तीसरा कि if A1, A2, so on, जितने भी सबसेट्स हैं, is a countable collection of sets in F, is a countable collection of sets in F, then the union I goes from 1 to n, AI is equal to, sorry 1 to infinity अभी तो, क्योंकि मैंने फाइनाइट नहीं माना इसको, I goes from 1 to infinity, this should be equal to F. तो अगर आपको ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं जाना है, ना घबराना इस डेफिनेशन को पढ़ के, अगर आपने किसी सेट X के सबसेट्स का एक कलेक्शन बनाया, आपने किसी सेट X के सबसेट्स का एक कलेक्शन बनाया, वो पूरा कलेक्शन किसमें कंटेन्ड है, एक और सबसेट, एक और सेट F के अंदर कंटेन्ड है, और वो सेट F इन तीनों कंडीशंस को मीट कर पाता है, तो उस F को क्या बोला जाएगा, वो एक सिग्मा फील्ड है. क्लियर है? अभी और ज्यादा चीजें इसको डिटेल में करूंगा, एग्जांपल दूंगा ताकि आप बेटर समझ पाओ, बट ये तीन कंडीशंस आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि F को एक सिग्मा फील्ड बोला जाएगा अगर फाई किसमें बिलोंग करता है, F के अंदर. किसी कोई A अगर F के अंदर बिलोंग करता है तो A बार भी F के अंदर डेफिनेटली बिलोंग करता होगा, और उन सबसेट्स के कलेक्शन का अगर मैं यूनियन ले लूं, सो आई विल बी गेटिंग दी F, जो पूरा सेट मैंने बनाया था. ठीक है, अभी एग्जाम्पल देखेंगे तब और डिटेल में समझेंगे, बट इन कंडीशन से कुछ प्रपोजिशंस भी निकलती हैं, इन्हीं कंडीशन से कुछ प्रपोजिशंस भी निकलती हैं. पहला कि जो पूरा सेट X था जिसके सबसेट्स आपने बनाए थे, वो भी डेफिनेटली F के अंदर बिलोंग करता होगा. कोई मुझे इसका आर्ग्यूमेंट दे सकता है कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री कंडीशन आई एम मेकिंग अ डिडक्शन कि X भी डेफिनेटली F के अंदर लाई करता होगा या F को बिलोंग करता होगा. किसी के पास इसका रीजन हो तो ये तीन कंडीशंस में से निकलेगा, ये मैं हिंट दे रहा हूं आपको. तो यूनियन उसका x में अगर x के बराबर है तो x सबसेट x जो पूरा का पूरा सेट है वो भी x के इक्वल हो गया,
तो इस तरीके से एक्स जो है वो लाई करेगा इसमें। या फिर और सिंपल आर्ग्यूमेंट में दे सकते हो ना बेटा, देखो इतना मेहनत ही करने की जरूरत नहीं है। हम ये जानते हैं कि फाइव बिलोंग्स टू एफ, है ना, फाइव बिलोंग्स टू एफ, और कोई सबसेट अगर एफ में बिलोंग करता है तो उस सबसेट का कॉम्प्लीमेंट भी बिलोंग करता होगा। बेटा फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। हाँ, इस केस में यूनिवर्सल सेट क्या है भाई? हमने किसके कौन से सेट के सबसेट्स बनाए थे? एक्स के तो बनाए थे ना, है ना। तो इस केस में यूनिवर्सल किसको बोला जाएगा? आपका एक्स को बोला जाएगा। सो लिख लेना, वी नो दैट फाइव बिलोंग्स टू एफ, देन फाइव बार मस्ट ऑल्सो बिलोंग टू एफ यूजिंग कंडीशन नंबर 1, है ना। एंड व्हाट इज फाइव बार? फाइव बार इज नथिंग बट एक्स, सॉरी नॉट एक्स, फाइव बार इज नथिंग बट एक्स। फाइव का कॉम्प्लीमेंट इस केस में एक्स ही तो बनाओगे ना, चलेगा। सेकेंड प्रपोजिशन लिखना, if a1 a2 so on an, लिखना if a1 a2 so on an belongs to f, then union of I goes from 1 to n ai belongs is equal belongs to f, not equal to, belongs to f। ये कहां से डिड्यूस कर रहे हैं हम, बताना। थर्ड कंडीशन से। मैंने क्या करा? मैंने बोला, हमने यहां पे माने थे देयर आर इनफाइनाइट सेट्स, तो मैंने ये बोला इनफाइनाइट सेट्स के अंदर अगर a1 a2 an ये हो गए और बाकी बचे हुए जितने सेट्स हैं सबको एक बार के लिए 5 मान लेता हूं। अगर सबको एक बार के लिए 5 मान लूं तो ये डेफिनेट है ना कि ये यूनियन भी एफ के अंदर क्या करता होगा, जाके लाई करता होगा। चलता है। थर्ड प्रपोजिशन लिखना अपनी कि इफ a1 a2 so on an belongs to f, if a1 a2 so on an belongs to f, then intersection I goes from 1 to n ai also belongs to f। पहले कोई वर्ड्स में समझा दो थर्ड प्रपोजिशन है क्या। भाई मैं बेसिकली ये रिडक्शन बोलना चाह रहा हूं कि आपने जो भी सबसेट्स लिए हैं ना, उनका अगर फाइनाइट सबसेट्स आप लेते हो तो उनका यूनियन भी एफ के अंदर होगा, इवन उनका इंटरसेक्शन भी एफ के अंदर डेफिनेटली लाई करता होगा। दिस इज रिडक्शन दैट आई एम मेकिंग कि अगर कोई भी सेट इन 3 कंडीशन को मीट करता है तो ये कंडीशंस भी उसके अंदर डेफिनेटली देखने को मिलेंगी कि सारे सबसेट्स का अगर आप कॉमन पार्ट ले लो तो जो सेट बनेगा वो भी एफ के अंदर क्या करता होगा, लाई करता ही होगा। कोई इसको प्रूव कर सके या कोई लॉजिक दे सके प्रूव करने के लिए, कैसे जाए? हिंट यही है आपका, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। किसी को डिमॉर्गन्स लॉ याद है कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन भी होल बार निकालता हूं तो वो क्या होता है? ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ऐसे पढ़ाया जाता है ना स्कूल के अंदर। सिमिलरली अगर मैं ए यूनियन बी का होल बार निकालता हूं तो वो क्या होगा? ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ऐसा होगा ना। याद आ गया लॉ बेटा पहले? तो अब ये देखना, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको कि a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन सो ऑन इंटरसेक्शन an, अगर मैं जाता हूं तो आई कैन राइट इट a1 बार a2 बार इनका इंटरसेक्शन an बार और पूरे का फिर से कॉम्प्लीमेंट। क्या कोई इसको समझ पा रहा है या डाउट आ रहा है तो मुझे बताना, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने कुछ स्टेप को जानबूझ के स्किप करा है, देखो क्या आप इसे रिड्यूस कर पा रहे हो रिजल्ट को। टेक योर टाइम। कैसे? सर क्या जो यूनियन? राइट हैंड साइड पर है इसको अगर डिमॉर्गन्स लॉ से ब्रेक करेंगे तो वो हो जाएगा a1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन a2 कॉम्प्लीमेंट यूनियन टिल an कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट अलग अलग रहेगा, ये सोचो पहले। कॉम्प्लीमेंट अलग अलग रहेगा पक्का? ऑलरेडी अलग अलग है कॉम्प्लीमेंट कि
A1 बार A2 बार का इंटरसेक्शन और पूरे का अगर आप इंटरसेक्शन दोबारा पूरे के ऊपर आप दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लगा देते हो तो दैट इज नथिंग बट A1 इंटरसेक्शन A2 बोला जा सकता है ऐसे। तो समझना मैंने बोला सिंस A1 बार बिलोंग्स टू F, A2 बार बिलोंग्स टू F, ये पक्का बिलोंग करते होंगे F के अंदर। किसकी वजह से? कौन से रिजल्ट की वजह से? बोले सर सेकंड जो कंडीशन थी इसकी वजह से। और मैंने बोला अगर ये सब बिलोंग करते हैं तो क्या मैं यहां से ये रिड्यूस कर सकता हूं कि A1 बार यूनियन A2 बार यूनियन सो ऑन AN बार, इन सबका यूनियन जो होगा वो भी F के अंदर बिलोंग करता होगा। ये करता होगा बेटा? यस सर। तो करता होगा। तो क्या मेरी थर्ड डिडक्शन सही है कि अगर मेरे फाइनाइट सेट्स हैं तो उनका यूनियन भी F के अंदर लाया करता होगा, इवन उनका इंटरसेक्शन भी कहां लाया करता होगा? F के अंदर डेफिनेटली लाया करता होगा। एंड लास्ट डिडक्शन प्रपोजिशन और लिख लेना, इसको भी आप आंसर देंगे मेरे को, ठीक है? कि इफ सर हाँ बेटा। सर आपने जो इधर लिखा है ना A1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A1 इंटरसेक्शन A2, हाँ ये यूनियन आना चाहिए ना? देखो यहीं से आ रहा है बेटा, मैंने तो कुछ नहीं करा, उसी को छोटा करके लिखा है। तो या तो हम यहाँ भी ऑब्जेक्शन उठा देते हैं। ये सर वही। हाँ सर नहीं समझ में आया, यूनियन ही मतलब देख कर लग रहा है क्या आना चाहिए। इसको ऐसे कर देता है, चलो। इसको पहले हम क्या लिखेंगे? A1 बार इंटरसेक्शन A2 बार को क्या लिखोगे? पहले अगर होल बार लगाते हो तो A1 यूनियन A2 का होल बार है ना? नहीं नहीं ये गलत है, ये गलत कर रहे हैं, यहाँ पे यूनियन होना चाहिए। नहीं हम गलत कर रहे हैं, ये होना चाहिए यूनियन बेटा, ये यूनियन होना चाहिए। अब सही बनेगा है ना? अब बनेगा सही भाई। अगर मैं A बार यूनियन A2 बार कर रहा हूं तो ये क्या बनेगा मेरा? A1 A2 इंटरसेक्शन का होल बार है ना? ये ठीक है, यहाँ यूनियन होना चाहिए। यस ठीक है। अभी डाउट क्लियर है बेटा? यस है ना? ठीक है। उसको यूनियन कर लेना। तो अब डिडक्शन तो सही है हमारी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर हम ये बोलते हैं कि सारे सबसेट्स का यूनियन भी F में लाए करेगा, सारे सबसेट्स का इंटरसेक्शन भी कहां लाए करेगा? F के अंदर लाए करेगा। तो फोर्थ कंडीशन ये है कि इफ A एंड B बिलोंग्स टू F देन A माइनस B बिलोंग्स टू F। ये शो कर पाओगे आप? A माइनस B याद है सबको क्या होता था? इसको याद है A माइनस B क्या होता था? लिख दे। ठीक है, A इंटरसेक्शन B बार। तो देखो क्या इजीली फटाफट आप बता पाओगे मुझे फोर्थ प्रोपोजिशन का आंसर? और कैसे दोगे उसका आंसर वो बताओ मुझे। हाँ यस। बोले सर A तो ऑलरेडी बिलोंग करता ही है F के अंदर। सिंस B बिलोंग्स टू F वी कैन कंक्लूड B बार विल ऑल्सो बिलोंग टू F, है ना? और A और B बार अगर दोनों F में बिलोंग करते हैं तो यूजिंग थर्ड प्रोपोजिशन आई कैन से कि उनका इंटरसेक्शन भी कहां बिलोंग करता होगा? F के अंदर बिलोंग करता होगा। तो मेरा कहने का मतलब है आपको ना बहुत ज्यादा मैथमेटिकली नहीं सोचना है, रिजल्ट्स को बस समझना है। जो मैं वर्ड्स में बोलूंगा कि अगर F को सिग्मा फील्ड बनना है, अगर आप F को सिग्मा फील्ड बना रहे हो तो एक तो F के अंदर क्या होना चाहिए? डेफिनेटली 5 होना चाहिए, ठीक है? कोई सबसेट अगर A के अंदर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कोई सबसेट अगर F के अंदर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी F के अंदर होना चाहिए,
जो हमारी सेकंड कंडीशन थी। थर्ड हमने क्या बोला, उन सबका यूनियन इनफाइनाइट कलेक्शन हो चाहे फाइनाइट हो, अब तो कोई दिक्कत नहीं ना, वो भी एफ के अंदर लाए करता होगा, उन सबका इंटरसेक्शन भी एफ के अंदर लाए करता होगा, और इवन वो खुद जो सेट है वो भी एफ के अंदर क्या करता होगा, लाए करता होगा, है ना, बोल सकते हैं ना ऐसा। कोई दिक्कत यहां तक? सबको वर्ड्स में आपको बोलना समझना है, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ऑब्वियसली ये प्रूफ तो आपको नहीं करने हैं, बट अगर आपको वर्ड्स में चीजें याद रह जाती है तो आपके लिए एप्लीकेशन पार्ट बहुत आसान हो जाता है। तो मैंने कहा एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और चीजें मेरे लिए बेटर हो जाए। मैं पहले छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूं कि अगेन मेरा जो सेट एक्स है, मैंने डेफिनेशन में एक एक्स यूज करा है और एक एफ यूज करा है। तो एक्स मेरा वो सेट है जिसके ऊपर मैं सिग्मा फील्ड डिफाइन करना चाहता हूं, और मैंने बोला एफ वो सिग्मा फील्ड है, और एफ के अंदर जो मैंने सबसेट्स डाले हैं वो यही है कि हेड है, टेल है, हेड टेल है और फाई है। बट यू हैव टू चेक क्या एफ एक सिग्मा फील्ड बनता है अगर मैं ये सबसेट्स डालता हूं इसके अंदर। तो क्या क्या वेरीफाई करोगे आप फटाफट से? उसे पहली कंडीशन वेरीफाई कर देता हूं कि फाई किसको में बिलोंग करता है, एफ में बिलोंग करता है। पहली कंडीशन मीट हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या कहती थी कि कोई सेट अगर एफ के अंदर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी एफ के अंदर होना चाहिए। तो बेटा इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, एच का, बोले टी, वो एफ के अंदर आ गया, टी का कॉम्प्लीमेंट एच आ गया, तो ये तो सॉर्टेड हो गया। बेटा इस एच टी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, बोले फाई, और फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या है, बोले एच टी। तो सेकंड कंडीशन भी मीट हो गई क्या मेरी, देखना जरा ध्यान से। अच्छा, तीसरी कंडीशन कि आप या तो सबका यूनियन ले लो या इनमें से कुछ का यूनियन ले लो, वो यूनियन भी एफ के अंदर क्या करना चाहिए, लाए करना चाहिए। सबका ले लोगे तो एफ ही आ जाएगा, तो सबका ले लोगे बोले तो एफ आ जाएगा, लेकिन अगर आप इनमें से कुछ का यूनियन लेते हो तो वो भी एफ के अंदर दिखाई देना चाहिए। तो अगर आप इन दोनों का यूनियन करो तो क्या आएगा, HT। एच टी इसके अंदर है। इन दोनों का यूनियन करोगे तो क्या आएगा, एच टी, वो भी दिखाई दे रहा है। इन दोनों का यूनियन करोगे तो क्या आएगा, एच दिखाई दे रहा है ना। इन तीनों का यूनियन कर दोगे तो क्या दिखाई देगा, एच टी, वो भी दिखाई दे रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि डेफिनेटली एफ इज अ सिग्मा फील्ड ओवर एक्स, बोला जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं? इसे नोट करो, एक एग्जांपल और दे रहा हूं कि अगर मेरे पास एक सेट एस है जिसके ऊपर मैं सिग्मा फील्ड डिफाइन करूंगा और उसके एलिमेंट्स हैं आपके ए बी सी, मैं एक फील्ड ये डिफाइन कर रहा हूं इसके ऊपर विद दीज सबसेट्स फाई, एस, ए और बी सी। एक इसे चेक करो क्या ये सिग्मा फील्ड है आपके हिसाब से या नहीं है, और दूसरी एक और सिग्मा फील्ड डिफाइन करता हूं कि फाई, एस, ए एंड ए सी। इनमें चेक करके बताओ F1 और F2 दोनों में से दोनों सिग्मा फील्ड है, कोई नहीं है, या क्या सिनारियो है? सर F1 है, F2 नहीं है। F1 है, क्यों है F1? बोले सर तीनों कंडीशन मीट करती हैं। क्या फाई है F1 के अंदर? बोले यस सर, फाई बिलोंग करता है। क्या कोई सबसेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट है? बोले फाई है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ऐसे ऐसे, तो उसका कॉम्प्लीमेंट फाई है। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है? बोले ए का कॉम्प्लीमेंट बी सी है। बी सी का कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए है। तो हर एक सेट का, अगर हर एक सबसेट का कॉम्प्लीमेंट उसके अंदर बिलोंग करता है, नहीं सेकंड कंडीशन भी होल्ड कर गई ना मेरी। थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि इनमें से कुछ का यूनियन लूं या सबका ले लूं तो वो सब कहां पे दिखाई देने चाहिए, मुझे एफ के अंदर दिखाई देने चाहिए। तो अगर आप इन दोनों का यूनियन लेते हो तो क्या है, अगर इन दोनों को कंबाइन करते हो तो बोले मुझे एस ही मिल जाएगा, तो एस इसके अंदर बैठा है। अगर मैं एस का और ए का यूनियन लूंगा तो बोले अगेन एस मिलेगा, वो बैठा है। एस और बी सी का यूनियन लूंगा, अगेन F1 के अंदर बैठा है। क्लियर है? F2 क्यों नहीं है, क्या कंडीशन फेल कर गई? सर ए का कॉम्प्लीमेंट नहीं है।
बोले यस, सीधा देख सकते हैं। बोले सर ए का कॉम्प्लीमेंट नहीं बैठा हुआ, और क्योंकि मेरी सेकंड कंडीशन फेल कर गई, ए का कॉम्प्लीमेंट बी सी होना चाहिए था, इसलिए वो क्या नहीं बनेगा, एक सिग्मा फील्ड नहीं बनेगा। तो दिखने में बेशक कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा सा लगा हो, बट जब मैं चेक करने पे आऊंगा सिग्मा फील्ड, तो ओनली आई हैव टू वेरीफाई आर द थ्री प्रॉपर्टीज, द ओनली थिंग आई हैव टू वेरीफाई आर द थ्री प्रॉपर्टीज। चलो एक एग्जांपल और देता हूं कि अगर मेरे पास एक एक्स है, अगेन इसके अंदर 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट्स है, ठीक है, और मैं एक एफ सिग्मा फील्ड डिफाइन करता हूं विथ सबसेट्स 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5। बताओ सिग्मा फील्ड है कि नहीं है? है सर। बोले है। क्यों? बोले फाइव तो डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, फाइव का कॉम्प्लीमेंट ये रहा, इसका कॉम्प्लीमेंट ये रहा, इसका कॉम्प्लीमेंट ये रहा, इसका कॉम्प्लीमेंट ये रहा, यानी हर सबसेट का कॉम्प्लीमेंट भी उसके अंदर है, और यूनियन करूंगा तो वो भी कहां दिखाई दे रहा है, सेट के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैंने ना दो तरह के एग्जांपल्स कवर करें पूरे सिनेरियो में, मैं आपको बता देता हूं। जो मैंने पहला एग्जांपल लिया था ना, वो तो बाय डिफॉल्ट होना ही होना था। बता सकते हो क्यों? मैंने हर एक सबसेट, हर एक पॉसिबल सबसेट इसके अंदर डाल दिया था इस सेट का, है ना। आपने सारे पॉसिबल सबसेट डाल दिए, तो कोई भी कंडीशन फेल होने का चांस ही नहीं बचता आपका। लेकिन बाकी दो एग्जांपल्स में, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, मैंने हर पॉसिबल सबसेट नहीं डाला है फील्ड के अंदर। तो मेरा समझाने का मीनिंग ये है, इट इज नॉट नेसेसरी कि जो आप फील्ड वाला सेट एफ बनाओगे, दैट शुड हैव ऑल दी सबसेट्स ऑफ द ओरिजिनल सेट, दैट शुड हैव ऑल दी सबसेट्स, ऐसा नेसेसरी नहीं है। इसको कहीं पे नोट डाल के लिख लेना अपने लिए। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, फिर हम आगे चलें। सर हम्म सर एक डाउट वो था कि सर प्रोपोजिशंस में सर जो फोर्थ प्रोपोजिशन है a माइनस बी, आ गए बेटा फोर्थ प्रोपोजिशन पे, बताओ। सर वो जो फोर्थ प्रोपोजिशन है उसमें सर a माइनस बी वाला जो प्रोपोजिशन है सर कि हाँ दैट शुड बिलोंग टू फील्ड f, हाँ, तो सर कॉमन वाले प्रॉब्लम में तो सर a माइनस बी फील्ड को बिलोंग नहीं करेगा ना सर, हेड माइनस किस टेल, वाले में नहीं करेगा? सोचो। सर कॉइन वाले केस में। हेड माइनस टेल में आप क्या निकालोगे? देखो आपने क्या करा, मैं बताता हूँ आपको, ये से समझना है। ए माइनस बी, जब दो सेट्स का सब्ट्रैक्शन करते हो तो कैसे करते हो? ये वाला सेट आप पूरा लेते हैं, ठीक है, और उसके साथ आप कॉमन पोर्शन लेते हैं बी के कॉम्प्लीमेंट का, है ना। तो अगर आपने यहां पे ए सेट माना हेड, ठीक है, बी सेट आपने क्या माना, टेल, तो व्हाट इज बी बार? पहले ये बताओ मुझे, बी बार में क्या होगा? हेड आ जाएगा। हेड आ जाएगा। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी बार? हेड और हेड में कॉमन क्या आएगा? यही आएगा। क्या एफ के अंदर बैठा हुआ ये? ठीक है हाँ सर, हाँ हाँ सर। आपको आपको इससे समझो कि, इससे समझो कि भाई ए माइनस बी का इंटरप्रिटेशन सेट की टर्म में आपका क्लियर होना चाहिए। फिर तो मैंने कुछ करा ही नहीं, मैंने बोला ए बिलोंग करता ही है एफ में, बी बिलोंग करता है तो बी बार डेफिनेटली करता होगा। तो ए माइनस बी या ए इंटरसेक्शन बी बार ना बिलोंग करे, उसका कोई रीजन मेरे पास नहीं है, बिकॉज थर्ड में मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं। चाहे उन सबसेट्स का यूनियन ले लूं, चाहे उन सबसेट्स का इंटरसेक्शन ले लूं, दोनों एफ के अंदर क्या दिखाई देंगे? आपको बिलोंग करते दिखाई देंगे। मैंने हालांकि इंटरसेक्शन किसी में वेरीफाई नहीं कराया एग्जाम्पल में, आप इन एग्जाम्पल में अपने से वेरीफाई करना, इंटरसेक्शन वाला पार्ट आपको दिखाई दे जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन में तीन ही चीजें हैं, वो तो उससे रिडक्शन कर ली मैंने बाकी की। ठीक है, चलो जी, तो एक हेडिंग डालना, सैंपल स्पेस। बेटा सैंपल स्पेस को हम लोग या तो एस से डिनोट करेंगे, अपनी बुक के अंदर देखोगे डिफरेंट बुक्स में अलग यूज करा जाता है, कुछ बुक्स में ओमेगा से डिफाइन करा जाता है, और कुछ बुक्स में ओमेगा कॉमा एफ से भी डिफाइन करा जाता है। एफ यहां पे सिग्मा फील्ड मीन कर रहा है, ठीक है। तीनों के तीनों नोटेशंस आपके एक्सेप्टेबल हैं, तो लिख लेना, अ सैंपल स्पेस
A sample space is a pair of omega comma f. A sample space is a pair of omega comma f. मैं भी शायद पहली और आखिरी बारी सैंपल स्पेस को इतना बड़ा लिखूंगा, मैं भी आगे कन्वीनियंस के लिए या तो एस से डिनोट करूंगा या ओमेगा से डिनोट करूंगा, बट अभी पहली बार डेफिनेशन लिख रहे हैं इसलिए कर दे रहा हूं. अ सैंपल स्पेस इज अ पेयर ऑफ ओमेगा कॉमा एफ वेयर ओमेगा लिख लेना, वेयर ओमेगा is the set of all the possible outcomes, where omega is a set of all the possible outcomes related to a random experiment, related to a random experiment. And F लिख लेना, and F is a sigma field generated by omega, and F is a sigma field generated by omega. ठीक है, और यहां से क्वेश्चन भी राइज होता है, लिख लेना, व्हाई डू वी नीड सिग्मा फील्ड. हम जब प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, स्कूल में भी तो पढ़ ही लेते थे, तो अभी क्या जरूरत पड़ गई सिग्मा फील्ड डिफाइन करने की, कि व्हाई डू वी नीड सिग्मा फील्ड. तो ध्यान से समझना बेटा, जो हम डेफिनेशंस बना रहे थे ना अभी तक, ऊपर जो हमने बनाई, जो प्योरली मैथमेटिकल डेफिनेशन थी, वो हर केस में आपको किसी इवेंट का आंसर नहीं दे पाएंगे. ये बात आप समझ चुके हो, ये बात आपको समझ में आ चुकी है. तो इसलिए व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू क्रिएट अ फंक्शन. हम प्रोबेबिलिटी को क्या डिफाइन करें, हम प्रोबेबिलिटी मेजर जो बना रहे हैं, दैट इज एक्चुअली अ फंक्शन. और जब कभी भी आप एक फंक्शन डिफाइन करते हैं बेटा, दो चीजें क्या क्या चाहिए होती हैं, बताएगा कोई मुझे, जब आप फंक्शन डिफाइन करते हैं तो? रेंज एंड डोमेन. रेंज एंड डोमेन, ठीक है ना. डोमेन क्या होता है हमारा, डोमेन क्या होता है हमारा? set of all values which are accepted by function. विच आर एक्सेप्टेड, जो हम इनपुट कर सकते हैं ना. और रेंज क्या होती है, जो आंसर दे सकता है ना फंक्शन. कि अगर मैं ऐसा बोलूं एक बार के लिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एंड फॉर द टाइम बीइंग आई एम ओनली एज्यूमिंग कि एक्स इज एन ओपन इंटरवल फ्रॉम 0 to 4, एक बार के लिए, ताकि आपको को याद आ जाए फटाफट. तो आप क्या डोमेन बोलोगे, क्या रेंज बोलोगे? 0 to 4 डोमेन है. डोमेन है, क्योंकि ये वो वैल्यू है जो आप एक्स की जगह क्या करा सकते हो, इनपुट करा सकते हो. एंड व्हाट आर द पॉसिबल आंसर्स दैट योर फंक्शन कैन गिव. बोले सर मिनिमम 0 दे सकता है, मैक्सिमम क्या दे सकता है आपका 14. तो जो 0,16 बनेगा वो क्या बन जाएगी, उसकी रेंज बन जाएगी, है ना. याद आ गया डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट. हालांकि अभी सर आपको जब एनालिसिस पढ़ाएंगे तो और बहुत डिटेल में समझाएंगे मैथ्स वाले पार्ट में, बट अभी के लिए हमारा काम इससे चल जाएगा, है ना. तो सिमिलरली आता हूं अपने डिस्कशन में वापस, मैं प्रोबेबिलिटी को एक फंक्शन की फॉर्म में डिफाइन करना चाहता हूं, एंड आई नीड अ डोमेन. फंक्शन में तीन चीजें होती हैं बेटा, एक डोमेन, एक रेंज और एक रूल. रूल क्या होता है, रूल ही है यहाँ पे ना. यहाँ का रूल क्या है कि जो वैल्यू आप रखेंगे उसका स्क्वायर करके आंसर आना चाहिए. दिस इज द रूल दैट यू हैव डिफाइंड. तो सिमिलरली अगर मैं प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं तो आई नीड अ डोमेन, एंड इन माय केस दैट डोमेन इज नथिंग बट अ सिग्मा फील्ड. माय डोमेन इज अ सिग्मा फील्ड. व्हाट इज माय रेंज, कोई रेंज का आंसर दे सकता है? 0 to 1. कैसा इंटरवल, 0 से 1, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल? क्लोज इंटरवल, है ना. ये तो आपने पढ़ा है, आपको याद ही होगा. 0 कौन से इवेंट्स होते हैं जिनके हम क्या बोलते हैं, जिनके लिए पॉसिबल नहीं है जिनका हो पाना, वो 0 इंक्लूडेड होता है ना हमारा इसके अंदर. और रूल क्या होगा, बोले रूल आप डिफाइन करोगे हर केस के लिए अलग अलग, हर केस के लिए अलग अलग रूल होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि पंखा गिरने की क्या प्रोबेबिलिटी है, सो वी हैव टू मेक अ रूल जो किसके क्लोज आंसर दे, जाके मुझे 0 के क्लोज आंसर दे. और अगर ऐसा नहीं करता हूं और अपनी डेफिनेशन क्लासिकल वाली से चला जाता हूं तो आंसर क्या निकल के आएगा, उसका हाफ. क्लियर है क्या बोलना चाह रहे हैं? तो जो सिग्मा फील्ड आपसे डिफाइन कराई जा रही है ना, वो अगली डेफिनेशन के लिए काम किसका करेगी, आपका डोमेन का काम करेगी. किसका काम करेगी, आपके डोमेन का. अब क्यों, अब ऐसा हुआ है क्या सिग्मा फील्ड के अंदर, सबसेट्स ही तो है बेटा. आपके सिग्मा फील्ड में बैठे क्या है, एक्स के सबसेट्स ही तो बैठे हैं. सबसेट्स की ही तो आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो, इवेंट्स की ही तो आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो, है ना बेटा. कोरिलेट कर पा रहे हैं सारी बातों को.
हमने ऊपर डिफाइन करा व्हाट आर इवेंट्स, इवेंट्स आर नथिंग बट कलेक्शन ऑफ आउटकम्स। तो क्या ये जो सबसेट्स बने हैं दीज आर कलेक्शन ऑफ आउटकम्स और नॉट? बोले यस। और इन्हीं की मैं क्या निकालना चाहता हूं, प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं। तो क्या यही मेरे डोमेन का काम करेंगे या नहीं करेंगे? इन्हीं को, इन्हीं की प्रोबेबिलिटी तो निकालूंगा। अगर आप यहां पे चाहते हो कि एक्स स्क्वायर का आंसर दे तो एक्स की ही तो वैल्यू को इसके अंदर क्या करोगे, आप ले जाके पुट करोगे। क्या कोरिलेट कर पा रहे हो फंक्शन की डेफिनेशन से? किसी का कोई डाउट है तो पहले अनम्यूट करके पूछो, नहीं तो मुझे परमिशन दो, फिर मैं आगे लास्ट डेफिनेशन दूं आज की। सर सिग्मा फील्ड के अंदर सारे सबसेट तो नहीं आते ना एक्स के, मतलब जरूरी नहीं है ना बेटा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैंने भी बोला जरूरी नहीं है। क्या आप जरूरी है कि हर, अगर मान लो अब ऐसा आते हैं, क्या ऐसा जरूरी है आप सैंपल स्पेस के जितने पॉसिबल सबसेट्स होते हैं सबकी ही प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो? बोलो। नहीं सर, मतलब नहीं चाहते, जरूरी नहीं है ना, मैं वही कह रहा हूं। ऑप्शन तो है ना हमारे पास। ऑप्शन है बिल्कुल। तो हमने भी तो यही बोला बेटा, यही तो मेरे एग्जांपल देने का पर्पस था। क्या सिग्मा फील्ड में सारे सबसेट्स हो सकते हैं? बोले यस, बट दिस इज नॉट नेसेसरली ट्रू, दिस इज नॉट नेसेसरली ट्रू। तो यू कैन क्रिएट अ सिग्मा फील्ड ऑफ योर इवेंट्स जिनकी आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो, वो आपके डोमेन का काम कर देंगे उस केस में, है ना। और ऐसी रोक भी नहीं है, आप पॉसिबल सारे सबसेट्स डाल दो इसके अंदर, कौन रोकता है आपको? उससे भी कोई रोक नहीं रहा आपको। बट मैं क्या रिलेट कराना चाह रहा हूं कि आप अब प्रोबेबिलिटी ना डिफाइन करके प्रोबेबिलिटी के लिए एक फंक्शन बना रहे हैं, और जब कभी भी आप फंक्शन बनाएंगे तो यू नीड अ डोमेन, यू नीड अ रेंज एंड यू नीड अ रूल, एंड दिस रूल विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट सिनेरियोज। ये तो हम फिक्स नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, बट ये दो चीजें हम फिक्स कर सकते हैं कि हर प्रोबेबिलिटी फंक्शन के अंदर डोमेन क्या होगा, आपका सिग्मा फील्ड होगी, रेंज क्या होगी, वो 0 से 1 होगी, रूल क्या होगा, डिपेंड्स ऑन व्हाट आर यू ट्राइंग टू मॉडल। डाउट यहां तक कैसा भी? चलें आगे। चलो, सो हेडिंग डाल देना, एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। बेटा दिस इज द मोर रिगरस डेफिनेशन, मोस्ट रोबस्टली डिफाइंड है, एंड दिस विल बेसिकली जो भी लिमिटेशन थी पिछले दोनों डेफिनेशन की उनको ओवरकम कर देगी, उनको पूरा ओवरकम कर देगी। बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू कि इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, एग्जॉस्टिव होने चाहिए, इक्वली लाइकली होने चाहिए, और आई हैव टू रिपीट माय एक्सपेरिमेंट इनडेफिनेट टाइम्स लाइक वी हैव टू डू इन दी सेकंड डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। कोई लिमिटेशन नहीं है यहाँ पे ऐसी, ठीक है। दिस इज अ जनरल केस, एंड और ये भी देखेंगे आगे कि हमारी पहली दोनों डेफिनेशंस आर स्पेशल केस ऑफ दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो लिखना P of A is the probability function. P of A is the probability function defined on a sigma field capital F. P of A is the probability function defined on a sigma field capital F of events if the following axioms hold. If the following axioms hold. First axiom लिखना, for each A belonging to F, this function is defined real and this function will always give you a non-negative answer. कि आप कोई भी ए लेते हो जो आपकी सिग्मा फील्ड के अंदर बैठा होगा, कोई भी सबसेट आप ऐसा लेते हो, तो उसका जो फंक्शन आप डिफाइन करोगे प्रोबेबिलिटी का, वो फंक्शन वेल डिफाइंड होगा, वो फंक्शन एक रियल नंबर में आंसर देगा और हमेशा 0 से बड़ा आंसर देगा। इसको बोला जाता है बेटा, ब्रैकेट में लिखना तो लिख लेना, एक्सियम ऑफ नॉन नेगेटिविटी। एक्सियम ऑफ नॉन नेगेटिविटी। सेकंड, कि अगर आप अपने सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो हमेशा क्या निकल के आएगी, आपकी 1 निकल के आएगी। वो फंक्शन ऐसा बनना चाहिए कि अगर उस फंक्शन से आप सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकालें तो वो हमेशा क्या आएगी, आपकी 1 आएगी। और तीसरा कि इफ an is any finite or infinite sequence
of disjoint events in F, then probability union I goes from 1 to n AI is equal to summation probability of AI where I goes from 1 to n. सेकेंड वाले को बोलते हैं एक्सियम ऑफ सर्टेनिटी और लास्ट वाले को बोलते हैं एक्सियम ऑफ एडिटिविटी। फिर डिसजॉइंट इवेंट समझते हैं, मैंने नाम पहली बार आया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को ही डिसजॉइंट इवेंट्स बोला जाता है, ठीक है। तो आप चाहो तो यहां पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लिख लेना, एक ही बात है। तो थोड़ा ना अलग तरीके से समझना है। अभी तक ना स्कूल में हमको ऐसा पढ़ाया जाता है, और जब हम कभी प्रोफेशनली भी चीजें पढ़ते हैं तो ऐसा हम बोल देते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज 1, ऐसा बोल के अपना काम चला लेते हैं। क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम जो डेफिनेशन यूज कर रहे होते हैं, ये कौन सी डेफिनेशन है? अगर मैं इससे आंसर दे रहा हूं, बताएगा कोई मुझे? ये मैंने कौन सी डेफिनेशन से आंसर लिखा है? NS/NS। तीनों में से कौन सी डेफिनेशन के थ्रू आंसर निकाला गया बेटा? क्लासिकल। और ये अपने को अच्छे से पता है कि क्लासिकल डेफिनेशन हमेशा होल्ड नहीं करती है ना, हमेशा होल्ड नहीं करती है। तो हमें ना ऐसा बता दिया जाता है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज 1, प्रैक्टिकली काम चल भी जाता है। अब हम उल्टा समझ रहे हैं। हमने एक्चुअली क्या समझा, दिस इज नथिंग बट अ फंक्शन, और वो फंक्शन कैसा होना चाहिए कि वो फंक्शन हमेशा डिफाइंड हो, रियल आंसर दे, 0 या 0 से बड़ा आंसर दे। उस फंक्शन के थ्रू जो रूल बनाया जाएगा, अगर उससे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकाली जाए तो कितनी आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। और जो रूल बनाया जाएगा, अगर उस रूल में डिसजॉइंट इवेंट्स को रखा जाए तो उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के सम के इक्वल हो जानी चाहिए। क्या तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं? कोई डाउट यहां तक तो बताओ पहले। सर सेकंड पॉइंट एक बार फिर से बताइए। देखो, सेकंड पॉइंट को जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप ऐसे ही समझोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज 1, है ना, बोल देते हैं ना अपने ऐसे। बट आपको समझना क्या है, जब हम एक्सियोमेटिक डेफिनेशन दे रहे हैं तो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ फंक्शन एंड दैट इज अ फंक्शन ओवर योर सिग्मा फील्ड, है ना। सैंपल स्पेस और सिग्मा फील्ड के ऊपर ही फंक्शन हम बना रहे हैं। तो अगर आप कोई प्रोबेबिलिटी फंक्शन जब आप बनाने जाते हैं तो फंक्शन का रूल ऐसे डिफाइन होना चाहिए कि उस रूल के थ्रू अगर आप किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने जाएं, अपने सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकालने जाएं, तो वो हमेशा कितना आंसर देगी? आपको 1 आंसर देगी। ये बोल रहा हूं मैंने रूल तो भी बनाया ही नहीं कोई भी, है ना। डाउट बेटा यहां तक? हमने क्या, देखो, हमें ना मिसिंग कंपोनेंट्स हमेशा ध्यान में रखने हैं। मैं प्रोबेबिलिटी को एक फंक्शन बना रहा हूं और ये 3 चीजें नहीं भूलनी है कि जब भी फंक्शन बनेगा तो उसका डोमेन होगा, रेंज होगा और कोई रूल के थ्रू वो डिफाइंड होगा। अब वी आर नॉट गोइंग इनटू रूल राइट नाउ बिकॉज वी आर गिविंग डेफिनेशन, ठीक है। डोमेन क्लियर हो गया, रेंज क्लियर हो गया, रूल क्या होगा बाद में पता लगेगा। बट वट एवर दैट रूल विल बी, दैट रूल शुड मेक श्योर कि अगर उससे मैं सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो माय आंसर शुड बी 1 एग्जैक्टली। क्लियर है क्या बोलना चाह रहे हैं? सर फर्स्ट वाले रूल में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0, सर हाँ। 1 से लेस भी तो होता है ना प्रोबेबिलिटी। वो सेकंड कंडीशन ने मीट करा दिया हमको, है ना बेटा। ये समझना। देखो, मैं ना आपको बिल्कुल स्कूल वाले तरीके से नहीं पढ़ाना चाह रहा। स्कूल वाले तरीके से तो प्रोबेबिलिटी बहुत पहले खत्म हो जाती है, आपको भी पता ये बात है ना। अब आप आईआईटी के लिए तैयारी करने जा रहे हो तो वी हैव टू गो इन डिटेल। भाई हमें एक एक चीज का मीनिंग समझ में आना चाहिए। अभी भी मैं नहीं लिख रहा ना कहीं पे 0 से, ये मैं भी जानता हूं कि मेरा जो भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी। अपने जानते हैं इस बात को। हमने क्या करना है, हमने मैथमेटिकली इस चीज को फॉर्मुलेट करा। यहां से इंश्योर करा लिया कि 0 से छोटा आंसर नहीं हो सकता, और यहां से इंश्योर करा दिया 1 से बड़ा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो एक छोटा सा नोट और लिख लेना, फिर कुछ क्वेश्चंस और करते हैं क्योंकि बहुत थ्योरेटिकल हो गई क्लास। थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस भी करा देते हैं। डेफिनेशंस हमारी क्लियर होनी चाहिए तीनों आपके दिमाग में। तो नोट लिखना एक छोटा सा। द सेट फंक्शन कैपिटल P, the set function capital P defined on a sigma field capital F, a set function capital P defined on a sigma field capital F, defined on a sigma field capital F, and satisfying the 3 axioms is called probability measure,
तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो भी फंक्शन आप असाइन कर रहे हो ऊपर p, भाई आपको ये तो समझ में आ रहा है ना, अभी आप p को प्रोबेबिलिटी की तरह मानो ही मत, एक ऑपरेटर है आपके लिए। आप फंक्शन को स्मॉल f से डिनोट करते हो, एंड x क्या है, जिस पॉइंट पर आप उसकी वैल्यू निकालते हो, ऐसे बोलते हो ना फंक्शन, जैसे समझते हो आप, ऐसे समझो आप कि मैं उसको f से ना डिफाइन करके कैपिटल P से डिफाइन कर रहा हूं, और a वो पॉइंट है जो मैं इनपुट कराऊंगा। तो इस फंक्शन का अपना एक नाम भी है, एंड दैट नेम इज प्रोबेबिलिटी मेजर, दैट नेम इज प्रोबेबिलिटी मेजर। एंड फुल स्टॉप पर लिखना, full stop, and sorry, for a complete description of a probability measure, for a complete description of a probability measure, comma, three things must be specified, three things must be specified। क्या है वो तीन चीजें, बता दोगे? अब तो पता है ना आपको वो तीन चीजें क्या है? अनम्यूट करो और बोलो। लिख लो चलो। थ्री थिंग्स मस्ट बी स्पेसिफाइड। पहली, आपकी सिग्मा फील्ड कैपिटल एफ। दूसरा, आपका सैंपल स्पेस ओमेगा। एंड थर्ड इज, और एक तरह से रूल बोल सकते हो, कैपिटल पी। ठीक है, और लिखना द ट्रिपलेट, फुल स्टॉप के बाद, द ट्रिपलेट is known as probability space. This triplet is known as probability space. डाउट यहां तक कोई चलेगा? बेटा कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछो, बिकॉज आई विल टेक अप सम क्वेश्चंस नाउ, नॉट एग्जैक्टली बेस्ड ऑन दिस बट टू गिव यू एन आइडिया। बोलो बेटा। हाँ, ऑडिबल नहीं मुझे बेटा। थर्ड प्रोपोजिशन फिर से बता दीजिए, उस टाइम आई गॉट इन कॉल इन। थर्ड प्रोपोजिशन जो हमने रिड्यूस करी है ना ऊपर, हाँ वो ये था बेटा। हमने गलती से ना पहले यहाँ पे इंटरसेक्शन लिख दिया था। एक्चुअली करेक्ट वे ये है लिखने का कि आप चाहो तो इन सबके इंटरसेक्शन को ऐसा लिख सकते हो, यूजिंग दिस चीज। मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ क्लियरली, कि मैंने बोला अगर आप A1 इंटरसेक्शन, ये यूनियन से जाते हैं, चलो A1 बार यूनियन A2 बार आप बोलते हो, है ना? तो दिस इज सेम एज राइटिंग A1 इंटरसेक्शन A2 का होल बार, बोलते हो ना ऐसा? और A1 इंटरसेक्शन A2 के होल बार का मैं फिर से बार लगा दूं तो आई विल बी गेटिंग A1 इंटरसेक्शन A2 ओनली। ठीक है, तो बस मैंने यही बोला कि इसका मतलब अगर मैं A1 बार यूनियन A2 बार का फिर से बार लगा दूं तो आई विल बी गेटिंग नथिंग बट A1 इंटरसेक्शन A2। उसको मैंने बस यहां पे बड़े फॉर्म में यूज करा है। ये रिजल्ट क्लियर हो गया पहले। और फिर उसके बाद हमने ये बोला कि अगर मैं ये तो जानते ही हूं, अगर A1 A2 ये सारे F में बिलोंग करते हैं तो इनके कॉम्प्लीमेंट डेफिनेटली बिलोंग करते होंगे, है ना? और इनके कॉम्प्लीमेंट बिलोंग करते हैं तो इनका यूनियन भी बिलोंग करता होगा, यूजिंग प्रोपोजिशन नंबर 2। और यूनियन से जो सेट बनेगा उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो भी बिलोंग करेगा, यूजिंग कंडीशन नंबर 2। मेक सेंस पूरा? ठीक है, चलो तो अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, ताकि क्लास का थोड़ा थ्योरी का मूड आपका खत्म हो। क्वेश्चन नंबर 1, ये स्कूल वाले क्वेश्चन है, धीरे धीरे लेवल हम उठाएंगे डीपीपी में अभी। क्वेश्चन नंबर 1, तो पीएनसी देखो पता होना चाहिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी के पीएनसी लगेगा ही लगेगा, है ना? कह रहा है ओल्ड मैन व्हाइल डायलिंग अ 7 डिजिट फोन नंबर आफ्टर हैविंग डायल्ड द फर्स्ट 5 डिजिट्स
suddenly forgets the last two. ठीक है, but he remembered that the last two digits were distinct. बेटा कितने प्लेसेस थे टोटल फिल करने को? 7, जिसमें से ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये तो गए ना सारे, इनका तो लिए कोई बचा नहीं है. हाँ, इन दो के बारे में क्या पता है? इन दो को मुझे फिल करना है. कितनी चॉइसेस हैं इनको फिल करने के लिए? हाउ मेनी वेज यू कैन फिल दीज टू स्पॉट्स? क्या आंसर है? 9 into 8. 9 into 8 नहीं, 10 into 10 9 into बेटा. 9 into 9. 10 into 9. 10 into 9. Yes, sir. है ना? ये दो डिजिट्स आपकी डिस्टिंक्ट हैं, तो पहले प्लेस को फिल करने के लिए 10 के 10 डिजिट अवेलेबल है, सेकंड वाले के लिए 9 अवेलेबल है, तो दे आर टोटल 90 वेज. आंसर दिख रहा है, गलत हो गया इस असाइनमेंट में, आई विल मेक श्योर नहीं लिखूं मैं यहाँ पे. तो ये दे आर टोटल 90 वेज जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इन दो स्पॉट्स को फिल कर सकते हैं. अब करेक्ट नंबर कितने होंगे इनमें से? भाई आपके कॉम्बिनेशन क्या बनाओगे? 0 के साथ 1 बना दूं, 0 के साथ 2 बना दूं, ऐसे 0 के साथ क्या बना दूं, 9 बना दूं, है ना? ऐसे फिर 1 के साथ 0, 1 के साथ 1 एंड सो ऑन, 1 के साथ 9. ऐसे करते करते कॉम्बिनेशन कितने केसेस बनेंगे? 90 केसेस बनेंगे, तो समझ में आ गया. पर उनमें से करेक्ट कितने केसेस होंगे? ओनली 1. तो हमारा आंसर 1/90 होना चाहिए. कोई दिक्कत? इसको मैं हटा रहा हूं, आप देख ना पाओ, ठीक है? मुझे क्वेश्चन नंबर 3 करके दो. कोई अपने अप्रोच अनम्यूट करके बोलना चाहे? So 3c2 into 2 factorial into 5 factorial upon 7 factorial. लॉजिक इस सर टू एक्सट्रीम आंसर तो सही है. पोजीशंस पे ऑरेंजेस होने चाहिए, तो लाइक 3 ऑरेंजेस में से 2 सेलेक्ट कर लो और उनको अरेंज कर दो. मुझे एक चीज़ इसमें ऐड करनी चाहिए, बस मैं जो मेरी गलती है इसके अंदर, ये मानना पड़ेगा एक्चुअली. आपने भी अगर करा है तो आंसर यू हैव टू अज्यूम दिस, कि ये सारे के सारे जो फ्रूट्स है ना डिस्टिंक्ट हैं. दिस शुड हैव रिटन, आई शुड हैव रिटन इट एक्सप्लिसिटली एक्चुअली, है ना? तो हो सकता है कुछ लोगों का आंसर इसलिए मैच ना कर रहा हूं. यहाँ से ध्यान समझना, डिस्टिंक्ट होंगे बेटा तभी तो हम देख पाएंगे ना. अगर सारे ऑरेंजेस आइडेंटिकल हैं, अगर सारे ऑरेंजेस आइडेंटिकल हैं, है ना, तो चाहे ऑरेंज 1 ऑरेंज 2 ऐसा रखा हो या ऑरेंज 2 ऑरेंज 1 रखा हो, यू वोंट बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू, है ना? तो ये चीज अपने को यहाँ पे डालनी पड़ेगी एक्स्ट्रा. ठीक है, तो जागृति आंसर देती, शायद कौन दे रहा था आंसर? आर्ची दे रहे थे, सॉरी. हाँ, तो ये हमें डाल दिया. अगर मान लो अब मैंने कि डिस्टिंक्ट फ्रूट्स हैं ऐसे, तो हमें कितने फ्रूट्स को अरेंज करना है? 7 फ्रूट्स को अरेंज करना है. पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7, ये प्लेसेस ऑलरेडी फिल्ड है, इनकी तो टेंशन नहीं है ना अपने को. ठीक है, तो एक ऑरेंज यहां रखना है, एक ऑरेंज यहां रखना है. ऑरेंज 1 ऑरेंज 2 बोल देते हैं, ठीक है ना? अब पहला काम लेकिन मेरा होगा क्या? वो दो ऑरेंजेस को छांटना जिनको मुझे एक्सट्रीम पोजीशन पे रखना है. तो दैट कैन बी डन इन 3c2 वेज. तीन ऑरेंज थे, 2 हमने छांट लिए, और देन उन 2 को छांटने के बाद वो 2 ऑरेंजेस को अरेंज करा जा सकते हैं इन 2 फैक्टोरियल वेज. सेलेक्ट करा और अरेंज कर दिया. ये क्लियर है बेटा? बचे हुए 5 फ्रूट्स को 5 पोजीशन पे अरेंज करना है. कितने तरीके से हो सकता है? 5 फैक्टोरियल वेज में हो सकता है. एंड टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग दीज 7 फ्रूट्स इज 7 फैक्टोरियल. चलता है? किसी को डाउट यहां तक? सर प्लीज एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिए. चलो चलो, डिनोमिनेटर तो क्लियर है ना? पहले डिनोमिनेटर पे तो डाउट नहीं ना. वो तो टोटल नंबर ऑफ वेज है 7 फ्रूट्स को अरेंज करने का, वो 7 फैक्टोरियल में हो सकता है ना? अब न्यूमरेटर के लिए मुझे चाहिए फेवरेबल वेज. तो आपको 2 ऑरेंजेस को अरेंज करना है ना पहले. बेटा अरेंजमेंट कैन ओनली बी डन वंस यू हैव मेड दिस सिलेक्शन. ये समझते हैं ना भाई? अगर आपको 2 चीज अरेंज करनी है तो फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट दोस 2 थिंग्स. करेक्ट अप्रोच है ना? ठीक है, तो 3 में से 2 ऑरेंजेस कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज? 3c2 वेज. And then once you have selected those 2 oranges, those can be arranged at 2 places in how many ways? 2 factorial ways. And there are 5 factorial ways to arrange these things ना. इनको भी तो अरेंज करना ही ना, सातों को अरेंज तो करना ही है लाइन के अंदर. डाउट बेटा? नहीं सर, क्लियर है. क्लियर है? ठीक है, चलो. अब ये क्वेश्चन तो बहुत बार देखा होगा, लीप ईयर वाला, है ना?
फटाफट कर दो। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, स्कूल में भी देखा होगा, शायद आपने कॉलेज में भी देख लिया हो। मुझे लॉजिक सुनना है बस ध्यान से, और कुछ नहीं है। आंसर लिखे ही हुए हैं वैसे तो, मेरे को लगता नहीं दिक्कत आएगी, बट भूल जाओ आंसर आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। लॉजिक सुनना, मैं समझ गया, मेरे को पता है आपको आंसर सबको पता होगा शायद इसका, पर मैं तो लॉजिक सुनना चाह रहा हूँ, फिर मैं भी समझ लूंगा ना। दो आर्ग्यूमेंट दो बेटा अपना। सर जैसे एक लीप ईयर में सर 366 डेज होंगे, तो करेक्ट। सर टोटल नंबर ऑफ वीक्स होंगे सर, मतलब सर कंप्लीट वीक्स होंगे ऐसे 52। कहते हैं ना भाई, हम 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो भाई हमने बोला 35 16, तो हमने बोला 52 तो कंप्लीट वीक्स हो गए, है ना। 52 कंप्लीट वीक्स का मतलब क्या है, सॉरी एक मिनट, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, हर एक 7-7 बार तो डेफिनेट आना है। एंड आई एम लेफ्ट विद 2 एक्स्ट्रा डेज। व्हाट, अब मुझे बताओ, अच्छा ठीक है, हमें चाहिए 53 संडे। आप ये बात समझते हो बेटा कि ये जो 2 एक्स्ट्रा दिन हैं ये क्या होंगे, ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये बात किस पे डिपेंड करती है कि साल स्टार्ट कौन से दिन से हुआ था। सॉरी आप बोलो बेटा, सॉरी, हाँ क्या कह रहे थे, पहले बोलो। सर मतलब वो तो कॉम्बिनेशंस पे डिपेंड करेंगे ना डिपेंड करता है ना, वही कॉम्बिनेशन ही बनाने की बात मैं कर रहा हूं। अगर मानते हैं साल का पहला दिन वो संडे, एक बार के लिए ना, साल का फर्स्ट डे वो संडे, तो फर्स्ट 7 7 7 7 के मल्टीपल बनते चले जाएंगे, तो ये पक्का हो गया साल का 364th डे विल बी कौन सा, सैटरडे, अगर फर्स्ट डे संडे है तो, है ना। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब वो 2 जो एक्स्ट्रा दिन हैं उनमें एक संडे होगा और एक क्या होगा, मंडे होगा। करेक्ट बात है। अगर साल का पहला दिन संडे है तो जो बचे 2 दिन है उसमें एक संडे होगा और एक मंडे होगा। सिमिलरली अगर साल का पहला दिन मंडे होता, तो बचे हुए 2 दिन कौन कौन से होते, मंडे ट्यूसडे होते। करेक्ट है। तो कुछ पैटर्न पकड़ पा रहे हो बात में। पूरे साल का पहला दिन देख लो, बचे हुए 2 दिन क्या होंगे, वो वाला दिन और उसका नेक्स्ट डे। यही तो लॉजिक बन रहा है मेरा, कोई दिक्कत। तो हमें क्या प्रोबेबिलिटी चाहिए, इट हैज 53 संडेज, यानी व्हाट आई वांट इज कि साल का पहला दिन क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, हो सकता है टू गेट 53 संडेज, साल का पहला दिन क्या क्या हो सकता है, बोला संडे हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, संडे हो सकता है या सैटरडे हो सकता है। एंड व्हाट आर दी पॉसिबल चॉइसेस कि साल का पहला दिन क्या क्या हो, तो बोले टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें मैं साल का पहला दिन सिलेक्ट कर सकता हूं वो क्या है, 7। फेवर में क्या है कि या तो पहला दिन संडे हो या पहला दिन क्या हो, साल का सैटरडे हो। मेरे फेवर में ये 2 दिन है, चलता है बेटा। मैं जानबूझ के इस अप्रोच में गया क्योंकि शायद उस अप्रोच से आपके पास इसका आंसर फटाफट आ जाए। देखो एक ही तरीका हो सकता है, बोले सर अगर 53 संडे, बिल्कुल पहला दिन क्या होना चाहिए साल का, बोले संडे होना चाहिए। अगर साल का पहला दिन संडे होगा तो पक्का 53 संडे और 53 मंडे होंगे, वो एक ही तरीके से हो सकता है आउट ऑफ 7 वेज। चलो एक छोटी चीज और पढ़ लेते हैं, चलो साथ साथ ऑड्स इन फेवर, क्योंकि वो क्वेश्चन मुझे और करा देना है। ऑड्स इन फेवर या फिर ऑड्स अगेंस्ट इवेंट। बेसिकली हमें भाषा समझनी और कुछ नहीं है। मैं स्टेटमेंट देता हूं, ऑड्स इन फेवर ऑफ ए बीटिंग बी। ये बेटिंग की भाषा है, बेटिंग में ज्यादातर ऑड्स वर्ड यूज करे जाते हैं। तो मैंने बोला कि कोई टीम ए बी को बीट कर देगी, इसके फेवर में जो ऑड्स आ रहे हैं दोज ऑड्स आर 7:2, या कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ देखोगे 7/2 नहीं पढ़ लेना इसको, ठीक है, डिवाइड नहीं हो रहा है। ऑड्स लिखा है तो इसका मीनिंग ये है 7:2 पढ़ोगे, 7/2 पढ़ोगे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ए जीतेगा।
मुझे मेनली का आपको ना समझाना है कि स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। कोई जानता हो पहले से तो बताना मुझे। सॉरी, जोर से बोलो बेटा। 7/9 इसका मीनिंग वैसे जब हम बैटिंग की भाषा में ये लिखा होता है ना 7:2, तो इसको ऐसा पढ़ते हैं कि अगर आप 2 रुपए लगाओगे तो एट द एंड आपके पास 9 रुपए आ जाएंगे। 2 रुपए की अगर आप बेट खेलते हो तो अगर ए जीत गया तो आपके पास 9 रुपए आ जाएंगे, 2 तो आपके आ जाएंगे, 7 एक्स्ट्रा आ जाएंगे। और प्रोबेबिलिटी की टर्म में बोले तो ऐसा बोलेंगे कि चांसेस की ए जीत जाएगा इस 7/9 और चांसेस की बी जीत जाएगा, वो ऑब्वियसली क्या होंगे आपके 2/9 हो गए ना। ये चलता है। स्टेटमेंट रीड करनी आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो अगर मैं ऐसा बोलना चाहूं कि ऑड्स इन फेवर ऑफ ए, तो दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट हैपनिंग, कि उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट नॉट हैपनिंग। ऐसा बोल सकता हूं क्या? बट ऐसा कंक्लूड कर पा रहे हो आप इस बात को? मैं उल्टा भी सिखा दे रहा हूं आपको कि अगर कभी प्रोबेबिलिटी दे रखी है और आपको ऑड निकालने, तो मैं इनको डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास ऑड्स आ जाएंगे इसके टर्म में। ठीक है, चलता है। कुछ कभी कभी लोग ऐसा भी बोलते हैं ऑड्स को, बस बता दे रहा हूं कि नंबर ऑफ सक्सेस, फेवर की बात करूं, ऑड्स इन फेवर, रेशो नंबर ऑफ फेलियर, दिस इज ऑल्सो ऑड्स इन फेवर। और सिमिलरली अगर मैं इस रेशो को उल्टा कर दूं, नंबर ऑफ फेलियर्स रेशो नंबर ऑफ सक्सेस, दैट इज ऑड्स इन अगेंस्ट, ऑड्स अगेंस्ट बोलते हैं, नॉट ऑड्स इन अगेंस्ट, ऑड अगेंस्ट। मतलब जिसके भी फेवर में आप आंसर निकाल रहे हो, मैंने बहुत लूज लैंग्वेज में लिखा है कि अगर आप ए के फेवर के ऑड्स निकालना चाहते हो, ऑड्स इन फेवर ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ए होगा ये न्यूमरेटर आ गया और प्रोबेबिलिटी ए नहीं होगा वो डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, मैं मिली इंटरप्रेट कराना चाह रहा हूं कि आपको इंटरप्रिटेशन क्लियर होनी चाहिए कि ऑड्स लिखा है तो आप उसका मीनिंग समझ पा रहे हो उस बात का। तो आप मुझे, आपने नोट कर लिया बेटा सबने? ठीक है, तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर 5 करके दे दो, 5 और 6 दोनों। तो हमने ये बोला कि पहले आप प्रोबेबिलिटी क्या निकाली आपने? तो अगर मुझे ऑड्स निकालने इन दी फेवर ऑफ ग्रीन, तो मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी की ग्रीन बॉल्स निकली होंगी 3, यही तो है ना मेरी न्यूमरेटर वाली प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की दैट 3 ग्रीन बॉल्स आर ड्रॉन। इसका आंसर क्या लिखा पहले आपने ये बताओ मुझे। 5C3 by 5 9C3। जोर से बोलो बेटा। बोलो, दोनों शांतों की 2 आवाज आ रही थी। भाई हमें 3 बॉल्स निकालनी है, हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी है? 9। तो 9 में से 3 बॉल्स कैन बी ड्रॉन इन 9C3 वेज, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ वेज। एंड व्हाट आई वांट कि तीनों बॉल्स ग्रीन होनी चाहिए, तो मेरे फेवर में क्या होगा? मेरे न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए आपका? 5C3 आना चाहिए ना। अरेंजमेंट तो करना नहीं है, खाली सिलेक्शन करना है मुझे। यहां तक डाउट हो पहले तो वो बताओ। अब मुझे क्या चाहिए? ये तो ग्रीन बॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी हो गई, तो नहीं आने की क्या है? मान लो इसको मैं एक बार के लिए ए बोल देता हूं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार? बोले 1 माइनस 5C3 बाय 9C3। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आपके पास हो तो मुझे बता देना आंसर क्या है। एंड फाइनली व्हाट आई वांट इज ऑड्स इन फेवर ऑफ ए। तो हमने वो क्या बोला? प्रोबेबिलिटी की वो इवेंट हो जाए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी की वो इवेंट ना हो। इससे आंसर निकाला है, तो जो भी आपका आंसर आ रहा होगा वो मान लिया जाएगा। क्या आंसर आ रहा है कोई बताएगा तो बता दो। ठीक है, आंसर इससे जो भी आंसर आएगा कोई बता दो अगर किसी के पास है तो। फाइव बाय
उतना ही सुन पा रहा हूँ मैं, बस खाली नहीं क्या हो गया। 5:2 ये बोल रहे हो? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। Sir, in second question, the number of heads, number of heads cannot be equal to number of tails, ना? यस, क्योंकि हमें ज़्यादा ही चाहिए, है ना? चलो, ये 5:2 होना चाहिए। इस आंसर को मैं करेक्ट करके भेजूंगा आपको जब भेजूंगा ना डीपीपी। 2 गलतियां ये भी कर देंगे हम करेक्ट। चलो चलो, पहले वाले का क्या आंसर है? 1/8। ठीक है, कैसे आया बेटा, फटाफट देख लेते हैं भाई। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से मुझे ये तो पता है कि टोटल नंबर ऑफ केसेस जो बनेंगे वो क्या बनेंगे। अगर मैं 4 बार कॉइन को टॉस करता हूं तो द टोटल नंबर ऑफ केसेस आर 2 to the power 4, है ना? 16 केसेस हैं। आई वोंट बी गोइंग अहेड एंड लिस्टिंग 16 केसेस। मुझे मतलब है कौन से केसेस से जहां पे हेड एंड टेल ऑल्टरनेटिवली आते हो। ऐसा कब कब हो सकता है? बोले सर या तो ये केस बनेगा या ये केस बनेगा, है ना? 2 ही केसेस है मेरे फेवर में। तो 2/16 मेरा आंसर या 1/8 मेरा आंसर होना चाहिए। चलता है। सेकंड वाले में क्या आंसर दोगे कि नंबर ऑफ हेड्स अकरिंग इज मोर देन टेल एंड सर्टेनली देयर इज एटलीस्ट 1 टॉस इन विच टेल अपीयर्स। कौन कौन से केसेस हैं आपके फेवर में भाई? अगर मुझे नंबर ऑफ हेड ज्यादा चाहिए नंबर ऑफ टेल से, पहली बात तो वो कॉम्बिनेशन कौन से होंगे, कितने हेड और कितने टेल? 3 हेड 1 टेल, वही होगा। बोले 3 हेड 1 टेल होना पड़ेगा, क्योंकि 2 हेड 2 टेल ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हेड को हमेशा ज्यादा होना है। 1 हेड 3 टेल हो नहीं सकता, हट गया। और 4 हेड भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बोला सर्टेनली एक बार तो टेल रहेगा रहेगा। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ना। अब इसके अरेंजमेंट कर देते हैं। अरेंजमेंट क्या बनेंगे? या तो मेहनत करें या फिर सिंपली ये देखें भाई, एक जगह टेल को बिठाना है। कितनी चॉइसेस है आपके पास टेल को बिठाने की? या तो यहां बिठा दोगे, या यहां बिठा दोगे, या यहां पे, या यहां पे। 4 केसेस है ना। क्या आंसर आना चाहिए आपका? 4/16 चलता है बेटा? एग्जैक्टली 2 हेड्स विल अपीयर। या तो केसेस लिख लो एक एक, डिनोमिनेटर तो क्लियर है। या कोई और लॉजिक आता है दिमाग में तो वो बताओ। चलो एक छोटी चीज और पढ़ा देता हूं इसके साथ साथ, शायद उससे और आसान हो जाए। वैसे तो ये छोटा केस है तो इसलिए आपने जो बोला मैं आंसर एग्री करता हूं उस पर। अरेंजमेंट ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स, ये हेडिंग डाल लेना एक बार, परम्यूटेशन के अंदर ही है। मैंने कहा था मैं वैसे तो सारे टॉपिक कवर कर दिए, बट छोटी छोटी चीजें जहां पे आती जाएंगी ना, आई विल कीप ऑन एक्सप्लेनिंग देम। अरेंजमेंट ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स। सो ऐसा बोलते हैं कि टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोज वो मेरे पास n है, ठीक है? और ये 3 कैटेगरीज में बटे हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 कैटेगरीज में, जिसमें से M1 एक तरीके के हैं, M2 एक तरीके के हैं, M3 एक तरीके के हैं। तो बता दी टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें इनको अरेंज करा जा सकता है। एंड आई एम अज्यूमिंग कि ये सारी नंबर्स जो है 1 से बड़े हैं, ठीक है ना? याद है किसी को कैसे करते थे अरेंजमेंट ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स? हाँ बिल्कुल, कि बोले टोटल नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट है उसको न्यूमरेटर बना लो, डिवाइडेड बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट जितने हैं उनका फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय सेकंड तरह के जितने ऑब्जेक्ट हैं उनका फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय थर्ड तरह के जितने ऑब्जेक्ट हैं उनका फैक्टोरियल। ऐसे कितने भी केसेस आप बना सकते हो ना। तो क्या इस केस में उससे आसानी से हो जाता क्वेश्चन? देखना एक बार। आपके पास एक तरीके से टोटल कितनी चीजें हैं? 4 है ना, जिसमें से 2 क्या होंगे? हेड होंगे, और 2 क्या होंगे? आपके टेल होंगे। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 2 फटाफट आंसर मुझे बोलो। बोले 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, है ना? क्या आंसर बनेगा? ये 6 ही बनेगा।
तो 6 मेरे फेवरेबल केसेस हैं, 16 मेरे टोटल केसेस हैं। 6/16 मेरा आंसर आ जाना चाहिए। चलता है बेटा? कोई डाउट आज की क्लास में कैसा भी? हाँ बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में मेरी कैलकुलेशन सर 5/37 ही आ रही है। पता नहीं, मैंने इनका बोल के लिख दिया। मैंने भी 5/37 लिखा हुआ था, पता नहीं यहाँ पे मुझे लगा मैंने शायद गलत टाइप कर दिया होगा। क्या लिखा था मैंने? आंसर बताना। 5C 3 न्यूमरेटर लिखा था ना हमने, डिवाइडेड बाय 1 माइनस, नहीं हमने ऐसे लिखा होगा, सॉरी एक मिनट, एक सेकंड लेना। हमने न्यूमरेटर लिखा होगा 5C3/9C3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5C3/9C3, है ना? अच्छा, कोई न्यूमरेटर की कैलकुलेशन बताना कितनी आ रही है? कैलकुलेटर है साइंटिफिक, जल्दी आ जाएगा। सर 5/42। न्यूमरेटर इज 5/42, सॉरी न्यूमरेटर इज 5/42, तो डिनोमिनेटर विल बी 37/42। हाँ तो 5:37 होना चाहिए बेटा। 5:2 कैसे आया था? जिनका आया था बताना। और सर वैसे सर, भी 5:2 उसमें तो प्रोबेबिलिटी ही नहीं आ सकती। सॉरी बेटा क्या? तो 5/2 तो प्रोबेबिलिटी आ ही नहीं सकती ना, 2.5। नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं, ऑड्स आ सकते हैं ना, पर मैंने ऑड्स में आंसर देना था। ऑड्स तो आ ही सकते थे 5/2, है ना? तो हमें तो ऑड्स में देना ना, वही तो समझना, ऑड्स इन फेवर। देख लेना कैलकुलेशन 5, मैंने भी आंसर जो मेरे पास है वो भी वही है। जिनका 5:2 आ रहा था बेटा, एक बार चेक कर लेना अपना आंसर ना। सर उस क्वेश्चन में सॉरी बेटा? सर उसी क्वेश्चन में डाउट था। उसी में बोलो क्या डाउट है? सर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग 4C3 नहीं होगा, 4C3/9C3। मतलब अगर हम वैसे लिखेंगे तो 5:2 आ रहा है आंसर। चलो ऐसे देखते हैं इसको ना, ब्रेक कर देते हैं। आप चाहते हो 3 ग्रीन बॉल्स ना आए, है ना? अगर 3 ग्रीन बॉल्स ना आए तो क्या क्या हो सकता है? वो केसेस सारे बनाओ या तो आप, है ना, कि आपने जो 3 बॉल्स निकाली उसके अंदर 0 ग्रीन बॉल्स हो, या 1 ग्रीन बॉल हो, या 2 ग्रीन बॉल हो। ये केसेस बनाओगे ना बेटा? ये तीनों ऐड करें आपने, नहीं सर। है ना? बस 0 ग्रीन बॉल्स कर। खाली 0 करा ना भाई। ये भी तो इसके अपोजिट में ही है ना, ये भूल गए होगे आप दो। ठीक है, चलो। सो एंडिंग माई क्लास here today.